Good morning, all of you. In this part of structure and bonding, we will discuss about the relation between the hybridization, the geometry, and the shape of the molecule using the number of the bond pair electron and the lone pair electrons present around the central atom. तो अब हम सबसे पहले इनके बीच रिलेशन देखते हैं अपनी टेबल के अनुसार। तो देखो हमने ये टेबल अरेंज की है जिसमें हमारे हाइब्रिडाइजेशन का कॉलम हमने क्रिएट किया है। सेकंड हमारे कॉलम के अंदर आपको दिखाई देगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे हम हमारे कंपाउंड की, फिर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, शेप और फिर हमारा एग्जाम्पल। पेपर में अक्सर क्वेश्चन कैसे दिया जाता है कि कोई एग्जाम्पल दे देंगे, कोई नाम दे देंगे, जैसे मीथेन दे दिया, इथेन दे दिया, BF3, और फिर ये कहेंगे जो भी आपका कंपाउंड है ये आप ये बताएं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसमें बॉन्ड एंगल क्या है। तो ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती है। तो अक्सर क्वेश्चन ऐसा आता है कि एग्जाम्पल पहले दिया जाता है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सामने मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया कि BeCl2, CO2, HgCl2 ऐसा लिख दिया, और आप हमें ये बताएं कि जो ये पर्टिकुलर कंपाउंड लिखे गए हैं इनकी अंदर जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आप ये देखें कि सबसे पहले सेंट्रल एटम है कौन। अगर आप BeCl2 को देखते हैं तो इसके अंदर देखो बेरिलियम। आपको पहले ही हम बता चुके अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जो आपको संख्या में सबसे कम दिखाई दें, जिनके नंबर कम हो, तो वो आपका सेंट्रल एटम होता है, या जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता हो। तो सिंपल बेरिलियम 1 है तो सेंट्रल एटम बेरिलियम रहा। और दो जो बेरिलियम है यहाँ पे आप खुद जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक नंबर है 4। और ये ग्रुप नंबर 2 के अंदर आता है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर। और ग्रुप नंबर 2 में आने की वजह से अब इसकी जो वैलेंस शेल है, बोलो उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल के अंदर है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेबरिंग एटम कौन है, वो हो गया आपका Cl। तो देखो बेरिलियम आ गया ये यहाँ पे, यहाँ इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। और कौन आया बोलो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, Cl। Cl देखो मोनोवेलेंट एटम है, देखो एक बॉन्ड इधर Cl बनाएगा, एक इधर Cl बनाएगा। अब उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, सेंट्रल एटम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, दोनों के दोनों यूज हो गए। तो ये आपके बॉन्ड पेयर हैं दोनों के दोनों। बोथ आर बोलो क्या है, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर बोलो इसमें कितने हो गए, 2। लोन पेयर कोई है नहीं, तो आंसर क्या आ गया दोनों का, 2। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या हो जाएगी हमारी, sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp। और जो बॉन्ड एंगल बनेगा बोलो वो कितने का बनेगा, ताकि मिनिमम रिपल्शन हो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में, 180 डिग्री। ज्योमेट्री कैसी रहेगी आपकी, लीनियर। शेप भी कैसी रहेगी, लीनियर, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं। तो ऐसे ही आप इन जो सेंट्रल एटम है जहां पे बेरिलियम है उसकी जगह आप क्या चेंज कर दें, मरकरी, और इधर Cl लगा दे तो HgCl2 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। सिमिलरली अगर हम देखो CO2 की बात और बता देते हैं आपको। देखो ये कार्बन है, ग्रुप नंबर 14 के अंदर आता है आपके कार्बन। वैलेंस शेल के अंदर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो, 4 होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए। आपके नेबरिंग एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो 2 बॉन्ड बनाता है। तो जितने भी जो इलेक्ट्रॉन थे वे कार्बन की देखो जो वैलेंस शेल के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन देख के हम बता सकते थे डायरेक्ट ग्रुप के बेसिस के ऊपर, उसके जो ये इलेक्ट्रॉन थे ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। सारे के सारे बोलो क्या थे, बॉन्ड पेयर। या कई बार हम सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म के अंदर भी इसको यूज करते। तो क्या कोई लोन पेयर बचा, नहीं। सारे के सारे जो बॉन्ड पेयर थे आपके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। तो मैक्सिमम फार अपार्ट एक दूसरे से रखेंगे तो 180 डिग्री आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, उसी टाइप से बॉन्ड एंगल होगा। और ज्योमेट्री भी लीनियर, और शेप भी कैसी होगी बोलो, लीनियर हो जाएगी। तो इस टाइप से देखो अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या निकली इन सभी एग्जांपल्स जो दे रखे थे उसके अंदर, sp हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड पेयर बोलो कितने हैं इसके अंदर, 2 ही हैं। लोन पेयर कितना है, 0। इसके अंदर आपको ये जरूर बता दें कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई होता है मल्टीपल बॉन्ड के अंदर, जो आप पहले भी जानते हैं। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कह दें या सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कह दें, मतलब एक ही होता है। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स थे बोलो इसके पास कितने थे, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे आपके वैलेंस शेल के अंदर कार्बन। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 एक ऑक्सीजन के साथ, 2 एक ऑक्सीजन के साथ, कोई लोन पेयर बचा नहीं था।
क्लियर हो गया। तो ये था sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। स्ट्रक्चर कैसी बनी, जैसे एक एग्जांपल हमने BeF2 का ले लिया, BeCl2 की बजाय चाहे फ्लोरीन लगा दें आप, ज्योमेट्री लीनियर होगी, शेप भी लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल हमने बता ही दिया 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और ये इसके एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम में दिया जा सकता है एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कि अगर एग्जाम्पल ये दे दिए जाए, जो इतने सारे नाम आपके यहाँ पे लिख रखे हैं, बोलो क्या क्या है ये। जैसे ग्रुप 13 का कोई हैलाइड ले लें आप, ग्रुप 13 का कोई भी हैलाइड ले लें, जैसे आपके BF3 BCl3 कोई भी दे रखा हो, तो फिर आप किस टाइप से पता चलाएंगे कि भाई आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो फिर आप देखिए दोबारा से, BF3 के अंदर सेंट्रल एटम आपका बोरोन हो गया, एटॉमिक नंबर 5 है, ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, वैलेंस शेल के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, तो क्लोरीन फ्लोरीन कितने होंगे बोलो BF3 के अंदर, BF3 के अंदर 3 है फ्लोरीन, तो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन। तो कोई बॉन्ड पेयर बचा नहीं बोरोन का, कोई भी बॉन्ड पेयर नहीं बचा। तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, क्योंकि 3 एटम है इसके चारों तरफ, तो ज्योमेट्री कैसी होती है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी हो जाएगी बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये तीनों के तीनों बोलो क्या है आपके, सिग्मा बॉन्ड है या बॉन्ड पेयर आप कह सकते हैं, लोन पेयर कोई है नहीं। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, 3। क्या आ जाएगा बोलो, 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस में 0 इज इक्वल टू 3, 3 का मतलब sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, सेंट्रल एटम की यहाँ पे sp2 है, देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो 3 + 0 इज इक्वल टू 3। स्ट्रक्चर कैसी बनेगी बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी, जैसे आपको बनाते हुए दिखा दी। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा ट्रायंगुलर प्लेनर के अंदर, जो ये बॉन्ड एंगल होता है दैट इज ऑफ 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के ऊपर, इसलिए शेप भी ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगी। क्योंकि जो आपकी ज्योमेट्री और शेप में चेंज कब आता है, व्हेन सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर आ जाता है, तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी लेकिन शेप में चेंज आ जाएगा, वो आगे फर्दर हम देख भी पाएंगे। ऐसे ही जो BF3 आपने लिया, इसके अलावा आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितने दे रखे हैं तो सभी का इसी टाइप से आप एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। तो इसमें देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, देखो ये हमने नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन बोलो 1 2 3 है, देखो ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कहाँ पे आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप नंबर 15 के अंदर, ग्रुप नंबर 15 के अंदर आता है। तो ग्रुप नंबर 15 के अंदर आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर देखो 7 है। वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 5 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में 5 है, देखो 1 2 हो गए। उसके बाद ये थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये जो 4 5 जो हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो अब होगा क्या, यहाँ पे होगा कुछ इस टाइप से कि जो आपके जो कंपाउंड होता है, ये इसके अंदर जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनाता है बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा ये यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए यहाँ पे ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है बोलो, पाई बॉन्ड। तो बोलो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3, और 3 का मतलब क्या हुआ बोलो, उसी टाइप से लोन पेयर कोई बचा नहीं नाइट्रोजन के ऊपर। तो 3 + 0 क्या हो गया आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बन गई बोलो इसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही अगर आप कार्बोनेट आयन के अंदर देखें, CO32 नेगेटिव के अंदर, CO32 नेगेटिव, तो सेंट्रल एटम देखो आपका कार्बन है, ये आपके ऑक्सीजन हो गए 3 ऑक्सीजन। कार्बन के पास ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है कार्बन, हमने पहले बताया था आपको। वैलेंस शेल के अंदर इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 ऑक्सीजन के साथ, ये 3 ये 4, इस टाइप से बॉन्ड बना लिए कार्बन ने तो अपने कंप्लीट। तो उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है, एक इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप देखें सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और एक तो पाई होता है। तो बोलो 3 सिग्मा है प्लस 0 लोन पेयर है,
तो क्या हुआ आंसर उसी टाइप से sp2। बोलो क्या आंसर आ गया आपका sp2। हाइब्रिडाइजेशन इस टाइप से निकल गई। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे बोरेट आयन ग्रुप नंबर 13 के अंदर ही आता आपका। तो देखो बोरोन हमने लिखा, बोरोन के पास क्या है बोलो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ऑक्सीजन है। देखो बोरोन तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, बोरोन के पास और कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो किन के ऊपर आ गया बोलो ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने थे। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा प्लस 0 lone pair on the central atom, so hybridization again is sp2। सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल सेम रहेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर ही रहेगी उसी टाइप से। अगर हम नेक्स्ट देखें जैसे SO3, SO3 के अंदर अगर आप देखें तो सेंट्रल एटम बोलो कौन हो जाएगा आपका यहाँ पे सल्फर, ग्रुप नंबर 16 में है, ग्रुप नंबर 16 में सल्फर। वैलेंशियल देखो 6 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंशियल के अंदर, ग्रुप 16 के अंदर सल्फर के अंदर 6 होते हैं। आप कॉन्फिगरेशन लिख के भी पता लगा सकते हैं। तो 6 देखो ऑक्सीजन आपके 3 है, इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है, 1 2 देखो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 1 2, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 1 2, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई मल्टीपल बॉन्ड के अंदर, तो 3 सिग्मा प्लस 0 लॉन पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं है सल्फर के पास, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई दोबारा से sp2, और बॉन्ड एंगल उसी टाइप से 120 डिग्री का, स्ट्रक्चर वही ट्रायंगुलर प्लेनर, ज्योमेट्री भी वही ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि कोई लॉन पेयर नहीं बचा आपके सेंट्रल सल्फर एटम के ऊपर। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे HCHO, जो आपके एल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, ये कार्बन है, सेंट्रल एटम इज द कार्बन अगेन, ग्रुप नंबर 14 के अंदर। अब उसके बाद कौन आ गया जो इससे देखो सबसे जो कम बॉन्ड बनाता है वो तो कौन है यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो देखो 1 ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए सेंट्रल एटम कौन हो गया कार्बन, तो हमने सी लिखा। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने सेंट्रल एटम के 4, ग्रुप 14 का एलिमेंट है ये। तो फिर हमने उसके बाद उसको लिखे जो कार्बन से कम बॉन्ड बनाता है वो कौन है बोलो ऑक्सीजन, तो ओ लिखा। ओ के साथ बोलो ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज किया हमने, एक H के साथ बॉन्ड बनाएगा ये, एक O के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक और H है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो 2 H के साथ तो देखो कार्बन ने बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ यूज करेगा ये ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर भी आप देखें एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन बोलो दोबारा से सेंट्रल जो कार्बन एटम है उसकी क्या हो गई sp2, इसलिए शेप कैसी हो जाएगी ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इसकी शेप अगर हम बनाने पड़े एग्जैक्ट तो हम देखो इस टाइप से बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड हो और ये देखो इस टाइप से H। क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें क्या आ सकती है, sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो आपने क्या देखा कोई लोन पेयर ही नहीं है, बोलो क्या नहीं था इसके अंदर, देयर इज नो लोन पेयर, 3 के 3 आपके बॉन्ड पेयर हैं, सिग्मा बॉन्ड थे आपके। लेकिन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो क्या आ सकती है, अगर हमारे पास देखो ये एग्जांपल आ जाए, तो अब इन एग्जांपल के बेसिस पे देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी। नेक्स्ट आ गया हमारा NO2, SO2 को देखते हैं। देखो सबसे पहले आप सिंपली समझ पाएंगे,
देखो अगर आप ग्रुप नंबर 16 में जाएं तो वहां पे आता आपके सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस शेल में, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ यूज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन के साथ देखो यूज हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए सल्फर के, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के बाद बच कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, देखो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है वो। तो अब आप देखें आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो 2 सिग्मा हो गए, एक लोन पेयर हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बन गया, 2+1। तो देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई वही, लेकिन इसलिए हुई अब की बार क्योंकि इसके अंदर 2 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या बोलो लोन पेयर है, तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गए, तो 3sp2 हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर बन गई जो अभी हमने बताया था, ऐसे ही हमने SnCl2 की लेके दिखा रखा है यहाँ पे एग्जांपल के अंदर, जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो देखो वो SnCl2 में कैसे बना। ग्रुप नंबर 14 में आप जानते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, देखो ये आते हैं। ग्रुप नंबर 14 के अंदर ये आता है आपका टिन, तो 14 के अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोलो, 4, देखो ये टिन हमने लिखा। SnCl2 के अंदर 2 Cl है, तो जो 4 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ Cl के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन और यूज हुआ वैलेंस शेल का Cl के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 4 है वैलेंस शेल में, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, तो 2 तो आपके बॉन्ड पेयर हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया, तो आंसर वही उसी टाइप से 2+1 = 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई आपकी, sp2। लेकिन हमने ये बताया था कि जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है आपकी, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, जैसे हमने ऊपर बताया था, तो वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है ट्राइएंगुलर प्लेनर, जैसे अभी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि लोन पेयर आ गया है यहाँ पे, तो लोन पेयर क्या करता है आपके, क्योंकि दीज आर दी मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, इस बॉन्ड पेयर के साथ क्या करेंगे, रिपल्शन दोनों साइड में, तो बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है बोलो ये क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज, ये उतना नहीं रहता, क्योंकि वैसे तो कितना होना चाहिए नॉर्मली 120 डिग्री, अब वो 120 डिग्री का नहीं रहेगा। हम पहले ही अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बॉन्ड एंगल के बारे में आपको इन डिटेल बता चुके हैं। तो मेरी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं रही, तो अब ज्योमेट्री बोलो कैसी हो गई, यहाँ पे जाके आपकी ज्योमेट्री तो रहेगी वही ट्रायंगुलर प्लेनर ही, लेकिन शेप चेंज हो गई, क्योंकि जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है आपके किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारा वही रहा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का, तो आंसर तो वही 3 ही है, इसलिए ज्योमेट्री हमारी ट्रायंगुलर प्लेनर ही है, लेकिन शेप हो गई चेंज, तो शेप हो गई बेंट शेप या वी शेप, देखो ये वी शेप या एंगुलर कह सकते हैं आप इसे। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपको और ये डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे SO2 का आपने देख लिया, SnCl2 का आपने देख लिया, ऐसे ही आप अपने ये डिफरेंट और एग्जांपल्स भी क्लियर कर सकते हैं, जैसे ओजोन का हो, तो ओजोन के अंदर देखो आप क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ग्रुप नंबर 16 है आपका, के अंदर ऑक्सीजन आती है, तो ओजोन के स्ट्रक्चर देखें, तो देखो किसी एक ऑक्सीजन को हमने सेंट्रल एटम मान लिया, इसके साथ में भी 2 ऑक्सीजन ही हैं, देखो एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन तो देखो यूज हो गए सेंट्रल ऑक्सीजन एटम के, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो गए, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो इधर यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यूज होते हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है एक ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ, देखो यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो इस सेंट्रल ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कितने हो गए टोटल 4। अब जो बच गए 2 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे आएंगे, वो आएंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, इन द फॉर्म ऑफ बोलो क्या, लोन पेयर। तो देखो ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा बॉन्ड ही होता है सिंगल बॉन्ड, और ये एक लोन पेयर हो गया, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन वही sp2 आ गई। तो इस टाइप से हम उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं।
अब एक एग्जांपल जो आपको लिखा दिख रहा है यहाँ पे NO2 नेगेटिव, अगर हम देखें NO2 नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, देखो सेंट्रल एटम बोलो कौन है, नाइट्रोजन है, ग्रुप नंबर 15 के अंदर है ये। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं इसके अंदर, 5 है। तो आप देखें ये नाइट्रोजन हमने लिया, ऑक्सीजन 2 है, देखो आपके, नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन देखो अपने यहाँ पे यूज किए, 1 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे यूज किया। ऑक्सीजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, तो 1 2 3, और 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए वो कहाँ पे यूज हुए बोलो, यहाँ पे लोन पेयर की फॉर्म में। तो उसी टाइप से आप देखें, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर बोलो क्या कहलाए आपके, वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बन जाएगी ये, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक लोन पेयर है इसलिए जो ज्योमेट्री तो वही रहेगी ट्रायंगुलर प्लेनर, लेकिन शेप बन जाएगी बेंट शेप और द वी शेप। तो इस टाइप से आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मीथेन को अब हम देखते हैं। देखो मीथेन के अंदर आप क्या देखेंगे, ग्रुप नंबर 14 है ये, 14 के अंदर कार्बन आता है आपका, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। नेबरिंग एटम हाइड्रोजन है 4, तो जो 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए चारों सिग्मा बॉन्ड हो गए, चारों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई है नहीं। तो 4 + 0 = 4, 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, और रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितने का होगा यहाँ पे 109.5 डिग्री। तो देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 + 0 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, स्ट्रक्चर आपने देख ही लिए, टेट्राहेड्रल होगी। 1 बॉन्ड देखो ये CH वाला अबो दी प्लेन है, अदर 1 देखो ये बिलो दी प्लेन है, इस टाइप से, क्योंकि इन स्पेस है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। प्लेनर होता तो 4 जो बॉन्ड होते वो 90 90 90 के ही होते, लेकिन टू डिक्रीज द रिपल्शन इन बिटवीन द बॉन्ड पेयर आपके जो एटम है अपने आप को स्पेस के अंदर जितने भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन स्पेस में अपने आपको रीअरेंज करते हैं ताकि उनके बीच रिपल्शन कम से कम हो, इसलिए ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है, टेट्राहेड्रल शेप भी टेट्राहेड्रल। ऐसे ही अगर आप सेंट्रल एटम को चेंज कर दें, यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम अगर हम सेम रखें, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, जैसे हमने मीथेन तो देख ही लिया, इसके बाद हम देखते हैं CCl4। तो CCl4 में क्या होगा, सिर्फ जो H है वहां पे हट के बोलो क्या आ जाएंगे आपके यहाँ पे Cl आ जाएंगे। देखो हम Cl लिख रहे हैं यहाँ पे, H हट के मान लीजिए Cl आ जाए, तो कोई नेट डिफरेंस नहीं पड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर, वही आपके 4 ही सिग्मा बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो वही 4 + 0 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन देखो जो सेंट्रल एटम है यहाँ पे बोलो कौन है आपका, नाइट्रोजन, ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है ये। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलो इसमें कितने हैं, 5। एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, दूसरा हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, थर्ड इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। उसके बाद अब क्या करें, अब एक H और है, तो उसके बाद ये जो बॉन्ड बनाया है यहाँ पे 4th H के साथ, देखो जब किसी स्पीसी के ऊपर इस टाइप से आपको पॉजिटिव चार्ज आता है तो आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें, मींस जो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 थे, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अगर समझने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो 1 कम कर दें, इलेक्ट्रॉन रह गए 4, तो देखो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन जो हमने कम किया वो किसको दे दिया, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है एक हिसाब से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन थे तो नाइट्रोजन के ही, लेकिन एक दे दिया, इसलिए देखो हमने 1 करके दिखा दिया ताकि स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ पाए।
और ओवरऑल जो चार्ज है पूरा वो कैसा आ गया बोलो इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, और वो है अब नाइट्रोजन के ऊपर। तो स्ट्रक्चर बोलो क्या हो गई, उसी टाइप से आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 + 0 = 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल वही 109.5 डिग्री का रहेगा आपका। तो ये आपने अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर के बारे में देखा, और इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, जैसे अभी आपको बताया गया। या तो ये समझ के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव था, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो नाइट्रोजन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने थे इसके यूज होते हुए, तो अपने इस टाइप से 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के दिखाए। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आप जानते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे सल्फेट आयन। ग्रुप नंबर अगर आप 16 में देखें, सल्फर वहीं पे आता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं आपके, 6 हैं यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होंगे यहाँ पे, 6। तो देखो ये सल्फर, अब सल्फर क्या करेगा, देखो 2 ऑक्सीजन बोलो कितने हैं, सराउंडिंग एटम्स इसके पास 4 है। सराउंडिंग एटम बोलो कितने इसके पास, 4 है। तो जिसकी वजह से अब क्या होगा, देखो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए एक ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए एक सेकेंड ऑक्सीजन के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए। अब बच गई जो सराउंडिंग में 4, उनके साथ भी बॉन्ड बनाएगा सल्फर, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ यूज कर लिया सल्फर ने, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के हमें यूज करने ही है। अब जो बच गई ऑक्सीजन उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेसिक आप इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। तो देखो सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है। तो 4 सिग्मा, लोन पेयर कोई है नहीं सेंट्रल एटम के ऊपर, तो 4 + 0 उसी टाइप से आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ही क्या बन जाएगी बोलो, शेप बन जाएगी आपकी। तो ये सल्फेट आयन के बारे में आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फॉस्फेट आयन के बारे में। फॉस्फेट जो आयन है उसके अंदर सेंट्रल एटम बोलो कौन है आपका, सेंट्रल एटम है यहाँ पे फॉस्फोरस, ग्रुप नंबर 15 के अंदर जो आता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फॉस्फेट आयन, PO4 3 नेगेटिव, सेंट्रल एटम यहाँ पे फॉस्फोरस है, ग्रुप नंबर 15। सराउंडिंग एटम बोलो कौन है यहाँ पे, सराउंडिंग एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन। फास्फोरस अपने देखो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में एक ऑक्सीजन, लेकिन अब बच गए 3 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो लेकिन नेबरिंग एटम आपके पास 3 है ऑक्सीजन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसी यूज करना होगा तीनों के साथ, क्योंकि सभी नेबरिंग एटम के साथ बॉन्ड भी बनाएगा फास्फोरस। अब ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड बना है, तो हर ऑक्सीजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज जो आपको दिख रहा है। अब मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, बच्चे आपके ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, तो 4 सिग्मा, लोन पेयर कोई है नहीं फास्फोरस के पास, तो उसी टाइप से 4 + 0 4 हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल ही रहेंगी क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल वही 109.5 डिग्री। तो फॉस्फेट की स्ट्रक्चर आपने देखी है, फॉस्फेट आयन है ये आपका। उसके बाद हम देखो ग्रुप नंबर नेक्स्ट आप क्या आ जाता है, ClO4 नेगेटिव, ग्रुप नंबर 17 में आता है देखो क्लोरीन, तो ClO4 नेगेटिव। तो 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑक्सीजन को लिख देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे यूज करें, देखो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए सेकेंड ऑक्सीजन के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके क्लोरीन के, 2 इलेक्ट्रॉन और यूज कर लिए ऑक्सीजन के, 6 यूज हो गए, अब एक ही बच गया क्लोरीन के पास, तो उसको यूज कर लिया इस एक ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोले यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है और नेट चार्ज है नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज।
तो अगर यहाँ पे भी देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा एक पाई, मल्टीपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, मल्टीपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, टोटल 4 सिग्मा 0 लोन पेयर है। तो आंसर वही 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर ज्योमेट्री दोनों टेट्राहेड्रल, क्योंकि सेंट्रल एटम क्लोरीन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगला कंपाउंड हमारा SO2Cl2। SO2Cl2 सल्फुराइल क्लोराइड, SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड होता है और SO2Cl2 क्या होता है आपका सल्फुराइल क्लोराइड। ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा भी था, इनके बॉन्ड एंगल्स के बारे में हमने डिटेल में देखा था। तो SO2Cl2 ग्रुप नंबर 16 में है, सेंट्रल एटम सल्फर, तो हमने S लिख दिया। इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 होंगे वैलेंस शेल के अंदर। उसमें से क्या किया कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो देखो एक ऑक्सीजन के साथ यूज हो गए क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑक्सीजन के साथ यूज हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं वैलेंस शेल के सल्फर के। अब क्लोरीन, क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ यूज हुआ। रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग क्लोरीन के साथ यूज हो गया। तो सल्फर के 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। तो इसलिए जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे तो क्या आ जाएगा बोलो सिग्मा बॉन्ड। जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा एक पाई होगा। तो इस टाइप से आपने ओवरऑल देखा कि जो हाइब्रिडाइजेशन दोबारा से क्या हो गई 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी। कोई लोन पेयर नहीं सेंट्रल एटम के ऊपर, इसलिए ज्योमेट्री और शेप क्या रहेंगी बिल्कुल सेम, मींस टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल वही 109.5 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाता है यहाँ पे POCl3 फास्फोराइल क्लोराइड। POCl3 फास्फोराइल क्लोराइड, सेंट्रल एटम आपका फास्फोरस है, ग्रुप नंबर 15 से है। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखो 5 ही है। ये ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे फास्फोरस के। ऑक्सीजन आ गया। अब Cl एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ, फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए फास्फोरस के, एक ही बचा। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे तो वो बचे हुए Cl के साथ, तो कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा नहीं फास्फोरस के पास। तो PCl के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए। ये सिग्मा एक पाई, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। तो टोटल क्या हो गया बोलो, वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं, इसलिए ज्योमेट्री और शेप दोनों ही टेट्राहेड्रल रहेंगी। तो ये आपके फास्फोराइल क्लोराइड आपने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं PCl4 नेगेटिव। PCl4 पॉजिटिव। देखो आप ये पहले पढ़ चुके होते हैं कि जो कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि इफ वी हैव 2 मोल्स ऑफ PCl5 और जब वो आपस में मिलकर डिसोसिएट करते हैं आफ्टर द कोलिजन तो कैसे ब्रेकअप होता है। तो ब्रेकअप होता है PCl6 नेगेटिव प्लस PCl4 पॉजिटिव के अंदर। तो ये आप ध्यान रखना, काफी बार ये कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आ चुका होता है। तो फिलहाल हम बात करें PCl4 पॉजिटिव की। तो सेंट्रल एटम बोलो कौन है आपका, फास्फोरस। ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक Cl के साथ यूज हुआ, दूसरा दूसरे Cl के साथ यूज हुआ, थर्ड Cl के साथ यूज हुआ, फोर्थ Cl के साथ यूज हुआ। और नेट चार्ज बोलो कितना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज बोलो ये किसके ऊपर है, फास्फोरस के ऊपर है। एक इलेक्ट्रॉन देखो कम हो गया, तो इसलिए ये PCl4 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर बन गई आपकी। टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड ही है यहाँ पे भी।
तो 4+0 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई लोन पेयर नहीं सेंट्रल एटम के ऊपर, इसलिए रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, शेप भी टेट्राहेड्रल ही रह जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है XeO4। XeO4 जीनोन जो है ये आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जानते हैं ग्रुप नंबर 18 के अंदर आता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड फिर जीनोन, इस टाइप से आता है आपके। तो वैलेंस शेल के अंदर देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने जीनोन लिखा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए ऑक्सीजन के साथ, 2 यूज हो गए सेकेंड ऑक्सीजन के साथ, 2 यूज हो गए थर्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 यूज हो गए फोर्थ ऑक्सीजन के साथ। तो और कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपकी हो गई। तो इस टाइप से आपने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद रेगुलर ज्योमेट्री, विद रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिनके अंदर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं था। तो इसलिए सभी की ज्योमेट्री और शेप क्या रही, बिल्कुल सेम रही, और वो क्या रही, टेट्राहेड्रल। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि यही हमारा आंसर आ जाए 4 प्लस जो 0 निकल रहा था, ये और भी डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्या, कि भाई 3 तो बॉन्ड पेयर हो जाए, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, 2 लोन पेयर, वो तो डिपेंड करता है मोलिक्यूल कैसा है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर हमारे पास आ जाए अमोनिया, देखो अगर अमोनिया है तो ग्रुप नंबर 15 के अंदर है, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर। तो ये नाइट्रोजन जो नेबरिंग एटम है वो H है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया एक H के साथ, सेकंड H के साथ, थर्ड H के साथ। अब इलेक्ट्रॉन बच गए 2 वैलेंस शेल के, तो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया बोलो, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन वही sp3 ही रही, लेकिन अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ज्योमेट्री भी वही होगी आपकी टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर की वजह से डिस्टोर्ट होगी, तो हम इसको डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोल देते हैं ज्योमेट्री को। लेकिन शेप क्या होगी, शेप आपकी कहलाएगी पिरामिडल। बोलो शेप क्या कहलाएगी, अब पिरामिडल। और ये आप पहले पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि 1 लोन पेयर आने की वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है रेगुलर टेट्राहेड्रल जो एंगल होता है, देखो यहाँ पे जो x 109.5 डिग्री होता है, वो अब 1 लोन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री से क्या हो जाएगा बोलो, डिक्रीज, और वो रह जाएगा आपका 107 डिग्री। बोलो कितना हो जाएगा, 107 डिग्री का यहाँ पे आपका एंगल आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो और भी जितने भी आपके कंपाउंड हैं, जैसे PCl3 अगर हम ले लें, तो सिर्फ क्या होगा, ग्रुप नंबर 15 में ही है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस हो जाएगा, 5 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया एक Cl के साथ, सेकंड Cl के साथ, थर्ड Cl के साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए वैलेंस शेल के। अब 2 बच गए, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, तो वही 3 + 1 = 4। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री, लेकिन शेप होगी पिरामिडल। तो ये आपका बन गया PCl3। ग्रुप नंबर 15 के बारे में आपने देखा। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ग्रुप नंबर 16 को लेके, तो फॉर एग्जांपल हम देख लें थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, सेंट्रल एटम सल्फर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए एक ऑक्सीजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ एक Cl के साथ, एक और यूज हो गया इलेक्ट्रॉन बचे हुए एक और Cl के साथ। तो टोटल कितने यूज हो गए इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सल्फर के 4, 2 तो एक ऑक्सीजन के साथ क्योंकि वो डाइवेलेंट एटम है, तो बच गए 2, तो ये इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर है अभी। तो शेप आपकी वही रहेगी पिरामिडल, लेकिन ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल ही है। तो हमने देखा ये थायोनाइल क्लोराइड को भी ऐसे ही। अगर हम ले लें नेक्स्ट H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन को अगर हम ले लेते हैं, तो सेंट्रल एटम वही ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 का है ये। तो अब क्या होगा बताओ, देखो
वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक और यूज हो गया, अब उसके बाद एक थर्ड हाइड्रोजन है, एक उसके साथ यूज हो गया। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं अभी? 6 में से 1 2 3। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल के अंदर, एक कम हो गया, एक बोलो क्या हो गया? कम। तो बच गए कितने? 5। तो 1 2 3 यूज हो गया और एक क्या है? बोलो 2, ये रहे 5। क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहाँ पे। जब आपका वाटर जो होता है, जो आपने पीछे सीखा था, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर थे, तो आउट ऑफ दीज 2 लोन पेयर वन ऑफ द लोन पेयर यूज्ड इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वो देखो इस टाइप से होती है कि ये जो लोन पेयर होता है यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के काम आ जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये एक लोन पेयर बचा रहता है। लेकिन जो हम अभी सीख रहे हैं उसके अनुसार देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो 3+1 आ गया वही आंसर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर वही टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप होगी पिरामिडल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वन लोन पेयर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वन लोन पेयर। इसके साथ हम देखते हैं एक सल्फाइट आयन SO3 नेगेटिव, क्योंकि वो भी ग्रुप 16 का, ये देखो यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव सल्फाइट आयन। एक सल्फर है, हमने लिया सेंट्रल एटम, 6 है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 का है ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए एक ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद बताओ एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ एक ऑक्सीजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन और यूज हुआ एक और ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज भी है, तो 1 नेगेटिव चार्ज, ये 1 नेगेटिव चार्ज। अब 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए देखो सल्फर के, तो बच गए कितने? 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर होंगे। तो टोटल हो गए देखो मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बचे हुए, ये सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होते हैं, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3+1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, एक लोन पेयर है तो इसलिए शेप टेट आपकी पिरामिडल हो जाएगी, ज्योमेट्री वही रहेगी टेट्राहेड्रल। तो ये अपने सल्फाइट आयन के बारे में भी देखा। तो इसी टाइप से आप कोई भी जो कंपाउंड दे रखा हो तो आप बड़े आराम से उसकी हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही आप और एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। जैसे हम लेते हैं अब ग्रुप नंबर 7, क्या नाम है, ग्रुप नंबर 18 वाला लेते हैं सबसे पहले, XCO3। देखो XCO3 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, देखो ये Xc लिखा मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए एक ऑक्सीजन के साथ, 2 यूज हो गए नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ, 2 यूज हो गए इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑक्सीजन के साथ। 6 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए जिनोन के, लेकिन वैलेंस शेल में ग्रुप 18 का एलिमेंट है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए वो कहाँ पे? इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो उसी टाइप से मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑन द सेंट्रल जीनोन एटम द शेप इज पिरामिडल। शेप क्या होगी बोलो? आपकी पिरामिडल हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे अब ग्रुप नंबर 17 के कुछ कंपाउंड। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव। तो देखो सबसे पहले तो आप ऐसे करें कि Cl सेंट्रल एटम को आप ड्रा करते हैं हर बार की तरह, तो आपके नेबरिंग एटम ऑक्सीजन है वो हमने ड्रा कर दिए। अब जब नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, वो डेवलप कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन यूज करते चले जाए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे यूज हो गए, हो गया ना। एक जो इलेक्ट्रॉन यूज हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन पे बोलो कैसा चार्ज आ गया? ये नेगेटिव चार्ज। तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं अब तक? 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज भी हमें लाना था इसलिए सिंगल बॉन्ड भी बनाया हमने ऑक्सीजन के साथ। अब 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए क्लोरीन के, तो बच गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो वही मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3+1
आपकी हाइब्रिडाइजेशन वही sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन शेप पिरामिडल हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वन लोन पेयर ऑन द सेंट्रल Cl। तो आपने ग्रुप नंबर 17 के अंदर भी इसको देखा। उसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो ये लिख रखा है यहाँ पे ClOF2 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जैसे कम हो जाना। तो देखो सेंट्रल एटम हमने उसी टाइप से लिखा, बोलो Cl। नेबरिंग एटम बोलो कौन है, एक ऑक्सीजन है और दो फ्लोरीन हमें लिखने हैं। देखो क्लियर हो गया। एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, सेकंड इलेक्ट्रॉन यूज हुआ सेकंड फ्लोरीन के साथ, मोनोवैलेंट एटम है ये। अब उसके बाद अब आगे बताओ क्या करें। ग्रुप नंबर 17 का है ये, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 7 थे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। 7 - 1 = बोलो कितना हो जाएगा, 6। क्यों, तो देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यूज हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, तो 2 बच गए। तो वो कहाँ पे, ये Cl। एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है बोलो, यहाँ पे ये बताओ कहाँ पे आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 आपके यूज हो चुके हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके सेंट्रल क्लोरीन एटम के ऊपर, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, लेकिन अब है कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो सेंट्रल क्लोरीन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया। तो मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो गए, 1 लोन पेयर हो गया, तो 3 + 1 = 4। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो जाएगी यहाँ पे भी। तो क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये उन्हें आपसे डिलीट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं अपना अगला पॉइंट कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन और कैसे कैसे पॉसिबल है। तो ये तो 3 + 1 देखा आपने पहले, 4 + 0 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हो तो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, और 3 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो तो भी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है। और क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है कि जो बॉन्ड पेयर वो लोग कितने हो 2, और लोन पेयर भी वो लोग कितने हो जाए 2, तो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है। तो अब हम उस टाइप के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो नेक्स्ट हमारे ये आ गए एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, वो कौन है बोला आपका, वाटर H2O। ग्रुप नंबर 16 के अंदर आता है सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो ग्रुप नंबर जो 16 है उसके अंदर बोलो कौन आता है, ऑक्सीजन पहला। तो हम वाटर का केस लेते हैं। वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ने अपने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ यूज किया, तो 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हुए, बच गए 4। तो बच गए जो 4 है वो किसकी फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो वो लोग क्या हुआ, 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 ही लोन पेयर हो गए। तो 2 + 2 आंसर क्या आया, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसी टाइप से ज्योमेट्री वही आपकी टेट्राहेड्रल ही है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मींस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आपके 4 ही हैं, तो इसलिए ज्योमेट्री तो वही टेट्राहेड्रल, लेकिन आपकी शेप कैसी हो जाएगी आपकी बार, वी शेप, बेंट शेप, वी शेप और द बेंट शेप हो जाएगी, जैसे हमने डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। वाटर की स्ट्रक्चर हमने बना के दिखा रखी है। अगर इसी टाइप से अगर हम अगला कंपाउंड ले लें Cl2, देखो ये भी ग्रुप नंबर 16 का ही है, सल्फर है सेंट्रल एटम, तो O की जगह यहाँ पे अब सल्फर आ जाएगा। नेबरिंग एटम Cl है, तो एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, एक Cl के साथ सेकंड Cl के साथ दूसरा, तो 2 ही तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यूज हुए सल्फर के भी। तो बच गए कितने, 6 में से कितने बच गए, 2 यूज हो गए, तो 6 - 2 = 4 बच गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। देखो ये स्ट्रक्चर SCl2 की बन गई। क्लियर हो गया हमारा। तो इसकी शेप भी 2 + 2 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो आपका आंसर कितना आ गया, उसी टाइप से 4। आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, लेकिन शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, आपकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है। अब शेप वही नहीं रहेगी, शेप बन गई बेंट शेप और द वी शेप और द एंगुलर कहेंगे आप इसे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं
Cl2O। देखो ये तो आपके वाटर जैसा ही है कि इसमें जहाँ पे वाटर के अंदर 2 H थे वहां पे 2 कौन आ गए बोलो यहाँ पे Cl, बिल्कुल सेम। तो ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन ने अपना एक जो इलेक्ट्रॉन यूज किया है वैलेंस शेल का वो यूज कर लिया एक Cl के साथ, दूसरा यूज किया दूसरे Cl के साथ, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए वैलेंस शेल के, तो बच गए कितने 4 और, तो वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर है। तो वही 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए देखो और 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 4। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री वही रहे टेट्राहेड्रल, लेकिन वो डिस्टोर्ट हो गई इसलिए शेप बन गई आपकी बेंट और द वी शेप और द एंगुलर। नेक्स्ट हम लेते हैं OF2 इसी टाइप से, ये Cl2O रहा। अब OF2 लिख दें तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह सिर्फ आप क्या आ जाएंगे बोला आपके फ्लोरीन, तो शेप OF2 की बन जाएगी। तो ये आपने देखा आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और क्या क्या हो सकती थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है sp3 के बाद sp3d के एग्जाम्पल लेंगे हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा आ गया जैसे PCl5, ग्रुप नंबर 15 के अंदर आता है आपका फास्फोरस। तो फास्फोरस आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं देखो, 1 इलेक्ट्रॉन 1 Cl के साथ, सेकंड Cl के साथ, थर्ड Cl के साथ, 3 तो यूज हो गया, 4 एक और Cl है, एक और बच गया वो एक और Cl के साथ, तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए। 5 का मतलब क्या होता है बोलो, 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो 5 + 0 = 5, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बोलो कौन सी हो जाएगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी ज्योमेट्री हमेशा कैसी होती है, ट्राइगोनल ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। कैसी होती है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिड इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, शेप भी वही रहेगी क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसके अंदर आपके 3 जो बॉन्ड होते हैं ये आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स कहलाते हैं, जिनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बोलो कितने का होगा, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे। देखो ये जो बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे, ये बोलो कितने डिग्री का है, ये 120 डिग्री का। और जो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन देखो 2 Cl जो है ये आपके एक्सियल बॉन्ड्स कहलाते हैं, और ये प्लेन के साथ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होते हैं। प्लेन के साथ बोलो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। तो आपके जो ट्रायंगुलर बाइपिरामिड ज्योमेट्री होती है इसके अंदर 2 टाइप के एंगल होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के हो गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 3 एंगल तो 120 डिग्री के होंगे देखो यहाँ पे, और ये जो एंगल है जो एक्सियल है ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं विद ईच ऑफ द इक्विटोरियल एटम। हर एक जो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर एटम है, जो एक्सियल Cl है, देखो एक्सियल Cl ये इस देखो इस पहले वाले Cl के साथ, जिसको मैं 1 लिख दूं मान लो, इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेकंड वाले Cl इसके साथ भी 90 का बनाएगा, थर्ड वाले Cl इसके साथ भी 90 का बनाएगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन के ऊपर है, अब वो दी प्लेन है, तो तीनों के साथ 90 डिग्री का। ऐसे ही जो ये एक्सियल एक और जो पोजीशन है जो बिलो दी प्लेन हमने दिखा रखा है, ऐसे ये भी 1 2 3 जिन पे Cl लिखा उनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 2 तरह के एंगल होते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिड के अंदर, लेकिन कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए शेप आपकी डिस्टोर्टेड नहीं रहेगी, तो शेप भी ट्रायंगुलर बाइपिरामिड ही कहलाएगी। तो ये था PCl5 के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो SOF4, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ये सल्फर आ गया हमारा, लेकिन उससे पहले हम SOF4 देखें उससे पहले हम ये देख लेते हैं PCl3F2। PCl3F2 इसमें क्या होगा कि उसी टाइप से देखो 3 Cl है 2 F है, तो हम एक रूल पढ़ा था हमने जिसे बेंट रूल कहते हैं, आप जिसे आप क्या कहते हैं बोलो, बेंट रूल। तो उस बेंट रूल में बेसिकली आपको बता दिया गया था, वो सारी एक्सप्लेनेशन आपको पहले दी जा चुकी है। उसमें ये बताया गया था कि जो आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बोलो, यहाँ पे सेंट्रल फास्फोरस एटम के साथ ये 3 तो फ्लोरीन, 3 तो क्लोरीन है और 2 फ्लोरीन है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कौन है, क्लोरीन। तो ये बताया गया था कि जो ये इक्विटोरियल पोजीशन होती है, देखो ये जो 3 पोजीशन है जहाँ पे ये देखो मैंने Cl अब हटा दिए, दिस कॉल्ड इक्विटोरियल पोजीशन। तो जो इक्विटोरियल पोजीशंस होंगी
उन इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर आपके हमेशा ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा, बल्कि एलिमेंट आएगा। लोन पेयर अगर है तो वो आएंगे। जैसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलो कौन है यहाँ पे, Cl, तो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर Cl आएंगे। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आपके कहाँ पे आएंगे, ऑन द एक्सियल पोजीशन। फुल एक्सप्लेनेशन आपको पहले दी जा चुकी है। आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप अपनी जो लेक्चर नंबर हमारा बेंट रूल के बारे में है तो आप उसको देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 8 होगा हमारा, तो वो बेंट रूल के बारे में था, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी कि ऐसा क्यों, परसेंटेज एस करेक्टर के बेसिस के ऊपर उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप वहां पे आराम से उस लेक्चर को देखें। तो ओवरऑल हमने बता दिया कि उसी बेंट रूल को ध्यान में रखते हुए ये हमारी स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन बेंट रूल कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो प्रेफर टू गो एट द एक्सियल पोजीशन, and the less electronegative element or the bulky groups or the lone pair will prefer to go at the equatorial position. ये ध्यान रखना है। So that is the correct structure of the PCl3F2 by using the Bent rule. तो ये हमने PCl3 को भी देखा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे SOF4। बोलो नेक्स्ट हमारा कौन आ गया, XOF4। और ऐसे ही XeO3F2 भी है यहाँ पे। पहले इसी तरह की स्ट्रक्चर है XeO3, वो देख लेते हैं हम। ग्रुप नंबर देखो 18 के अंदर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो हमने जीनोन को लिखा, 3 ऑक्सीजन है, देखो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए जीनोन के, 1 ऑक्सीजन के साथ, 2 यूज हो गए सेकंड ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए थर्ड ऑक्सीजन के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बच गए 2। तो वो फ्लोरीन के साथ, देखो ये 1 फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया, सेकंड फ्लोरीन के साथ एक और बॉन्ड बनाया, जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेफर टू गो एट द एक्सियल पोजीशन, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो उसी टाइप से आप देखें यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो टोटल बोलो 3 सिग्मा यहाँ पे हो गए। एक फ्लोरीन के साथ वो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो 5 सिग्मा। लोन पेयर कोई बचा नहीं, कोई भी नहीं है लोन पेयर, क्योंकि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके थे वैलेंस शेल के आपके जीनोन के। इसलिए आपकी ज्योमेट्री क्या रही, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, और शेप भी ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इस टाइप से हम इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर हो गया आपका। इसके बाद हम लेते हैं हमारा एक और बचा हुआ कंपाउंड SOF4। SOF4 सेंट्रल एटम सल्फर है, ग्रुप नंबर 16 से। वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये हमने S लिखा, तो एक ऑक्सीजन आ गया आपका, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के साथ यूज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ, एक दूसरे फ्लोरीन के साथ, ये थर्ड फ्लोरीन, ये फोर्थ फ्लोरीन। क्योंकि सभी देखो जो एक्सियल पोजीशन होती है वो सिर्फ 2 ही होती है, 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन। ठीक है, तो 2 ही फ्लोरीन को हम वहां पे पहुंचा सकते थे, इसलिए 2 फ्लोरीन को लिख दिया। बचे हुए को तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना ही पड़ेगा। तो एक सिग्मा, एक पाई होगा, ये सिग्मा है, बॉन्ड है सारे सिंगल। तो उसी टाइप से आपके 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, लोन पेयर कोई है नहीं, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। और उसी टाइप से आपके एंगल 2 टाइप के ही होने, देखो 3 एटम आपके प्लेन के अंदर आ गए ट्रायंगल की फॉर्म के अंदर, तो 120 डिग्री के होंगे। 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन, तो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। तो शेप आपकी और ज्योमेट्री आपकी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो इस टाइप से आपने ये डिफरेंट एग्जांपल्स देखे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। लेकिन ये रेगुलर ज्योमेट्री है सारी की सारी, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री और डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। रेगुलर ज्योमेट्रीज आर दो ज्योमेट्रीज इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो सारी की सारी ज्योमेट्री आपकी रेगुलर ज्योमेट्री कहलाती है। और रिमेनिंग ज्योमेट्री इन विच द सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। फिर शेप तो चेंज होनी होती है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये हमारा पॉइंट जो हमने पहले आपको बता दिया कि जो आपका बेंट रूल था उसने कहा था कि द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और द बल्की ग्रुप और द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम prefer at the equatorial position to minimize the repulsion।
क्योंकि वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, वहां पे ज्यादा होता है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर आपके मोर एस करेक्टर होता है, इसलिए वहां पे ही वो जाना प्रेफर करते हैं। और आपका रिपल्सिव फैक्टर भी होता है, वो हम पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके होते हैं। ठीक हो गया, तो ये था बेंड रूल के बारे में। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेना अब स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा एग्जांपल आ गया SF4। कौन आ गया हमारा? SF4। तो देखो SF4 के बारे में हम देखते हैं, ग्रुप नंबर 16 में आएगा सेंट्रल एटम, क्योंकि सल्फर ग्रुप 16 का है। वैलेंस शेल के अंदर देखो उसी टाइप से 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जो सल्फर है उसके पास कितने नेबरिंग एटम है? 4 है फ्लोरीन। देखो 1 फ्लोरीन, ये सेकंड फ्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन, 4 तो यूज हो गए, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में है। तो पहले हमने ऐसा क्यों बना दिया? तो देखो 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर हो गया, तो 4 + 1 क्या बन गया? 5। 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब क्योंकि एक लोन पेयर भी है, तो अभी हमने बेंट रूल के अकॉर्डिंग देखा था कि लोन पेयर अपने आप को कहाँ पे प्रेफर करेगा जाना? द लोन पेयर विल गो एट द, देखो हमने ये लिख रखा है, विल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने पहले ही देखो लोन पेयर को यहाँ पे लिख दिया था। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई, कैसी बन गई बोलो? इसकी शेप, आपकी शेप कहलाएगी सीसा स्ट्रक्चर, जैसे जो बच्चों का जो झूला होता है। देखो ये तो उसकी रोड हो गई, देखो 2 रोड, ठीक है। और ये जो ऊपर नीचे जाता रहता, बच्चे एक स्टूडेंट इधर बैठ गए किधर, तो ये आगे पीछे जाते रहते ऊपर नीचे, एक बार वो ऊपर एक बार वो नीचे। तो ये सीसा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं बोलो? इसको दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द, शेप कैसी हो गई? सीसा। कैसी होगी बोलो? सीसा। ज्योमेट्री वही है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, क्योंकि जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर, आपके सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के ऊपर। वो तो वही 5 है आंसर, 4 + 1 5 आ गया। तो इसलिए आपकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाय पिरामिड रहेगी। शेप चेंज हो गई, दैट कॉल्ड द सीसा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वन लोन पेयर। ऐसे ही आप डिफरेंट और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे XeO2F2 को देखते हैं। अब हम ग्रुप नंबर 18 के अंदर आ जाता है ये XeO2F2। ग्रुप नंबर 18 में आता है जिनोन। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो उसी टाइप से ये जिनोन लिया हमने, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए जिनोन के वैलेंस शेल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में। एक और ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन फिर यूज हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, एक उसके साथ यूज हो गया। एक आपके और है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक उसके साथ यूज हो गया। तो कितने यूज हो गए बोलो इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 और 6, 2 बच गए, वो लोन पेयर की फॉर्म में। देखो हमने ये स्ट्रक्चर बना दी, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बेंट रूल। बोलो कैसे करें रीअरेंज? और रीअरेंज ऐसे करेंगे कि पोजीशन चेंज करनी होगी, क्योंकि लोन पेयर जो है आपके प्रेफर एट, बोलो कौन सी पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे जाएगा? एक्सियल पोजीशन के ऊपर। तो ये देखो पोजीशन हम 2 चेंज कर देते हैं। एक जो फ्लोरीन था उसको तो हमने दिखा दिया एक्सियल पोजीशन के ऊपर, और लोन पेयर को हम ले आए, बोलो कौन सी पोजीशन के ऊपर? इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। अब समझ गए? तो सबसे पहले जब आप स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो ड्रा करने के बाद सबसे पहले तो, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन ही निकालनी होती है, इसलिए आप इधर उधर कहीं पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप हमारा रूल लगाते हैं, जैसे बेंट रूल हमने लगाया कि आपके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप कहाँ पे पहुंचा दें? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पहुंचा दें एक्सियल पोजीशन पे। तो अब आप काउंट करें, टोटल सिग्मा बॉन्ड देखो उसी टाइप से 4 हो गए, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई होता है मल्टीपल बॉन्ड के अंदर, और सिंगल बॉन्ड आपके सिग्मा ही होते हैं। एक लोन पेयर हो गया, तो 4 + 1 5। उसी टाइप से आपकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ही है, लेकिन शेप हो गई सीसा। कैसी शेप होगी बोलो? सीसा शेप बन गई। उसी टाइप से ग्रुप नंबर 16 में अगर आप देखें तो बोलो कौन आता है? पहले ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम आता है, देखो टीई। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा वही है TeCl4। बोलो कौन हो गया? TeCl4। तो अगर हम उसी टाइप से देखें TeCl4 को भी, TeCl4 देखो, टेल्यूरियम हमने लिया, ग्रुप नंबर 16 के अंदर ही आता है ये भी TeCl4। वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है इसके भी, तो एक इलेक्ट्रॉन एक Cl के साथ यूज हुआ, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड Cl के साथ यूज हुआ,
एक और Cl हमने लिया, एक और Cl हमने लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो देखो यूज हो गए टेलुरियम के, बच गए कितने, 2। तो ये हमारा लोन पेयर हो गया। फिर उसी टाइप से बात आ गई कि किसकी पोजीशन करें हम चेंज, तो चेंज करनी होगी हमें लोन पेयर की पोजीशन, के लोन पेयर अपने आप को कहाँ पे प्रेफर करते हैं लाना, बोलो। तो लोन पेयर चाहते हैं कि हम इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर आ जाएं, तो एक पोजीशन आप चेंज कर दें यहाँ से, कि लोन पेयर को तो पहुंचा दें आप इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर, और Cl आपका जो रिमेनिंग आइटम है वो यहाँ पे पहुंच गया। क्योंकि जो आपके Cl है सभी को तो इक्विटोरियल पे ला नहीं सकते, लेकिन लोन पेयर क्योंकि मैक्सिमम रिपल्शन शो करता है, इसलिए इसको तो इक्विटोरियल पोजीशन पे लाना ही पड़ेगा। तो इक्विटोरियल पोजीशन पे हमेशा कौन आते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम या लोन पेयर या बल्की ग्रुप्स। तो इसलिए शेप दोबारा से बोलो क्या बन गई उसी टाइप से, सीसा। ज्योमेट्री वही रहेगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है देखो, और आपके एक लोन पेयर है, तो 4 + 1 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ICl4 नेगेटिव। ग्रुप नंबर 17 के अंदर, ग्रुप नंबर 17 ICl4 और ये नेगेटिव चार्ज। 17 के आखिर में देखो 7 है इसके लास्ट में, नेगेटिव चार्ज है, तो 7 + 1 = 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे करें रीअरेंज, देखो आयोडीन हो गया, और ये 4 Cl हो गए, एक Cl यूज हो गया, सेकंड Cl यूज हो गया, थर्ड Cl यूज हो गया, फोर्थ Cl यूज हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो देखो यूज हो गए। अब बच गए कितने बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो इट मींस ये स्ट्रक्चर हमने जानबूझ के यहाँ पे आपका फार्मूला लिख दिया था, जस्ट टू चेक आउट यू कि आप ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं। तो आपने देखा क्या इसके अंदर आपकी वो पॉसिबिलिटी बनी कि भाई हमारी वो क्या नाम है sp3d हाइब्रिडाइजेशन बन जाए। नो, यहाँ पे तो 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, प्लस में 2 हमारे क्या दिख रहे हैं, लोन पेयर, तो 6। और आपकी स्ट्रक्चर क्या बनी बोलो, एस हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, sp3d2 क्या बन जाएगी इसके अंदर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी ICl4 नेगेटिव के अंदर। तो इट मींस यहाँ पे ICl4 नेगेटिव की बजाय, अब ध्यान से देखना, ये हमारी नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आने वाली इसके बाद, ICl4 नेगेटिव, ये उसका एग्जांपल है। लेकिन अब हम इसमें देखो करेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, अगर हमारे पास ICl4 नेगेटिव की बजाय ICl4 पॉजिटिव होता तो क्या होता। तो फिर हम क्या करते बोलो यहाँ पे, बोलो सोचो, हम यहाँ पे जो 7 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल के अंदर से पॉजिटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम होना, तो 7 - 1 = 6 हो जाते। 6 हो जाते तो अब क्या करते, तो जो आयोडीन है वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन यूज करता वैलेंस शेल के, 4 तो Cl के साथ 4 हो गए, तो बच गए बोलो कितने, बच जाते सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और वो लोन पेयर की फॉर्म में होते। अगर वो लोन पेयर की फॉर्म में होते तो हमारा आंसर अब क्या आ जाता, 4 + 1 = 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती, sp3d। तो इट मीन जो हमारा एग्जांपल होगा ICl नेगेटिव नहीं, ये क्या है बोलो, यहाँ पे ICl4 पॉजिटिव है यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो अब फिर हमें इसको फिर रीअरेंज कर देंगे, बोलो कैसे करेंगे रीअरेंज, के जो इक्विटोरियल पोजीशन है वहां पे तो लोन पेयर को ले आए, और एक्सियल पोजीशन के ऊपर आपके रिमेनिंग दोनों Cl को ले जाए। तो हो गया ना आपका बिल्कुल क्लियर, स्ट्रक्चर ठीक हो गई। तो इस टाइप से आप अपनी स्ट्रक्चर को अपने आप ठीक कर सकते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस 1 लोन पेयर हो गया, तो 4 + 1 = 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और आपके ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से स्ट्रक्चर आपकी नहीं रहेगी वैसी ट्रायंगुलर बाई पिरामिड जैसी, शेप हो जाएगी सीसा। बोलो कैसी शेप हो गई, सीसा शेप बन जाएगी। अभी तो और पॉसिबिलिटी भी हम देखेंगे sp3d की, लेकिन हमने आपको ये बताया एक एग्जांपल जो यहाँ पे ICl4 नेगेटिव लेके, कि देखो आप किस तरह से एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा लेते हैं। तो ICl4 नेगेटिव होता तो क्या आपकी sp3d आई थी आपकी, नो, sp3d2 आ गई थी। तो वो एग्जांपल sp3d2 का था, जिसके अंदर 4 तो बॉन्ड पेयर थे और 2 क्या थे बोलो आपके लोन पेयर थे। उसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है,
आपके sp3d हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जैसे 5 + 0 हो गया तो 5 आंसर आ गया, 4 + 1 हो गया तो भी 5 आंसर आ गया। और क्या हो सकता है, अब देखेंगे हम 3 + 2, क्या देखेंगे, 3 तो बॉन्ड पेयर हो और 2 क्या बन जाए बोलो, लोन पेयर, तो भी तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। तो ये आएगा हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट। तो ये अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गए, अब हम इनको देखेंगे और इनके बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे हमारी हाइब्रिडाइजेशन और फिर स्ट्रक्चर को। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ClF3, क्लोरीन क्योंकि ग्रुप नंबर 17 के अंदर है। ClF3 हमने लिया, वैलेंस शेल के अंदर देखो 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के। तो क्या करेंगे, देखो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया एक फ्लोरीन के साथ, 2 यूज हो गए 2 फ्लोरीन के साथ, देखो इस टाइप से, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं क्लोरीन के। बच गए कितने, 4, क्योंकि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 यूज के बच गए 4, 4 जो बच गए दे आर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। लेकिन लोन पेयर तो एक्सियल पोजीशन पे नहीं जाएंगे, तो इसलिए जो हमारी करेक्ट स्ट्रक्चर बनने वाली है वो क्या होगी कि इनको इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर लेके आए दोनों लोन पेयर को। तो देखो ये लोन पेयर आ गया हमारा एक, ये आ गया हमारा सेकंड लोन पेयर, ये एक एफ, ये एक्सियल पोजीशन पे पहुंचा दिए फिर हमने एफ, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो आपके कहाँ पे जाएंगे, वो आपके कौन सी पोजीशन के ऊपर जाना पॉसिबल करेंगे बोलो, वो आपके जाएंगे एक्सियल पोजीशन के ऊपर। बोलो कौन सी पोजीशन के ऊपर, एक्सियल पोजीशन के ऊपर हमने पहुंचा दिया। तो शेप बोलो कैसी बन गई, टी शेप हो गई। बोलो कैसी हो गई अब की बार, टी शेप, टी की तरह है। तो देखो 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पे, बोलो 3 तो आपके क्या हो गए यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, देखो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है आपके यहाँ पे, और 2 लोन पेयर हैं। तो हमारा बोलो आंसर क्या बना, 3 + 2 5। तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो फिर से क्या हो गई, sp3d, बोलो क्या हो गई, sp3d। ज्योमेट्री वही रहेगी ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, लेकिन जो आपकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी टी शेप। बोलो कैसी हो जाएगी, बोलो टी शेप बन गई यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो इसी टाइप से जहां पे आपने ये ClF3 लिया, अगर इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल हम लें ICl3, बोलो क्या ले लें हम, ICl3 ले लें नेक्स्ट हम, ICl3। तो ICl3 में क्या होगा बोलो, सेंट्रल एटम कौन है अब, आयोडीन, ग्रुप 17 का ही। तो उसी टाइप से अब हमें ध्यान रखना होगा, जहाँ पे देखो ClF3 था इसी टाइप से था। अब हम स्ट्रक्चर गलत नहीं बनाएंगे, पहले ही 1 अबो द प्लेन Cl रखा, 1 बिलो द प्लेन Cl रखा, एक इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर Cl आ गया। देखो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो चुके हैं क्लोरीन के, अब बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर को हमें पहुंचाना बोलो कहाँ पे है, आपकी इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर बन गई दोबारा से आपकी टी शेप। बोलो कैसी बन गई आपकी, टी शेप स्ट्रक्चर बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम इसी टाइप से लें BrF3, तो इसमें भी सेंट्रल एटम आपका ब्रोमीन है। तो फिर उसी टाइप से देखो ब्रोमीन अब की बार 3 बॉन्ड बना लेगा, 1 F के साथ 1 बॉन्ड, सेकंड F के साथ, ये थर्ड F के साथ 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं अभी तक ब्रोमीन के। वैलेंस शेल के अंदर क्योंकि ग्रुप 17 का है, उसी टाइप से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 यूज हुए तो बच गए वो लोग कितने, आपके 2। तो क्या ये स्ट्रक्चर हमारी ठीक है इस टाइप से बनाए, नो। फिर इसी तरह से हम जैसे आपको बार बार समझा रहे हैं, स्ट्रक्चर को हम करेक्ट करते हैं, क्योंकि लोन पेयर वो लोग कहाँ पे आना पसंद करते हैं, कहाँ पे प्रेफर करेंगे, दे आर एट द इक्विटोरियल पोजीशन। तो मीन्स इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर अपने लोन पेयर को ठीक स्ट्रक्चर बना के लिख दें, और अबो दी प्लेन बिलो दी प्लेन आपके ये एफ आ जाएगा, तो वही आपकी टी शेप बन जाएगी। ज्योमेट्री वही ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, और शेप आपकी टी शेप, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, देखो उसी टाइप से 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और 2 लोन पेयर है। तो 3 + 2 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करती है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के सम के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑन द सेंट्रल Br एटम हियर, द शेप विल नॉट बी द ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, शेप हो जाएगी टी शेप। बोलो कैसी हो जाएगी, टी शेप। ऐसे ही नेक्स्ट है देखो BrCl3 है नेक्स्ट। तो BrF3 की जगह अगर हम BrCl3 कर दें तो क्या चेंज है, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, हमें दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं, F की जगह सिर्फ Cl ही लगाने हैं, तो वही बिल्कुल सेम रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे XeOF2, ग्रुप नंबर जो 18 है, उसका हमारा एक कंपाउंड है ग्रुप नंबर 18।
तो जो ग्रुप नंबर हमारा 18 है, अगर हम उसके अंदर देखें तो ये हमारा कंपाउंड है XeOF2। बोलो कौन हो गया XeOF2। तो देखो कैसे बनाएंगे। तो जो जीनोन है हमारे यहाँ पे, इसके पास वैलेंस शेल में तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे आपके इनको अरेंज करें। देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ देखो हमने दो यूज कर लिए इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन बोलो कहाँ पे यूज कर दिए हमने, फ्लोरीन के साथ हमने यूज कर दिए ना, फ्लोरीन के साथ यूज। और अब बच गए कितने, बच गए बोलो शाबाश बताओ कितने बच गए। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो बच चुके हैं वो बच गए आपके 1 2 3 4 यूज हो गए, 4 बच गए तो 4 लोन पेयर की फॉर्म में होंगे देखो। लेकिन स्ट्रक्चर को फिर से हमें रीअरेंज करना पड़ेगा उसी टाइप से। बोलो कैसे करें रीअरेंज, क्या बताया गया था आपको, रूल क्या कहता है बेंट रूल आपका, कि द लोन पेयर प्रेफर टू गो इन दोज हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव द मोर परसेंटेज एस करेक्टर, मींस वो इक्विटोरियल पोजीशन पे जाना चाहेंगे। कहाँ पे जाएंगे बोला द इक्विटोरियल पोजीशन। तो स्ट्रक्चर अब हम इसकी ठीक कर देते हैं कि ये XC हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हमारे दो लोन पेयर हम दिखा देंगे, वन लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बोलो वो कहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं, दे विल प्रेफर टुवर्ड्स द एक्सियल पोजीशन। इसलिए फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे हमने दिखा दिया यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई XeOF2 की, उसी टाइप से जिसमें देखो सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा, मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, दो लोन पेयर हो गए तो 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, उसी टाइप से sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और आपके ज्योमेट्री वही रही, बोलो क्या रही आपकी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। शेप कैसी बन गई बोलो, टी शेप। शेप बोलो कैसी हो चुकी है आपकी, टी शेप। आ गया समझ में। तो ये हमने देखा अभी तक के sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन थी उसकी पॉसिबिलिटी देखो अब तक आपने क्या क्या देखी, क्या क्या हो सकती बोलो। 5+0 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर तो भी sp3d, अगर 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो भी आपकी sp3d, लेकिन शेप चेंज होती चली जाती है। और 3+2 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो भी 5, तो भी आपकी sp3d। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने कुछ और एग्जाम्पल, जैसे XeF2 देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या यही आपका आंसर आता है। तो देखो ग्रुप नंबर जो 18 है आपका, उसकी वैलेंस शेल में 80 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने जीनोन लिया तो दो बॉन्ड तो बोलो कहाँ पे बन गए आपको, फ्लोरीन के साथ देखो इस टाइप से दो ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए। तो इलेक्ट्रॉन बच कितने गए, अब 6 बच गए, दो ही यूज हुए तो, क्योंकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो 6 किसकी फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। अब इनको रीअरेंज कर देंगे, कैसे कर देंगे, दोबारा से स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे कि जो जीनोन है उसके जो इक्विटोरियल पोजीशन है वहां पे तो लोन पेयर को लेके आना है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाएगा एट द एक्सियल पोजीशन। क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड थे और 3 क्या थे बोलो, लोन पेयर। तो 2+3 5 मीन्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो बेंट रूल चलेगा। तो बेंट रूल क्या कहता है कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से आप क्या करें, जो लोन पेयर हैं वो तो आएंगे इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर उनके अंदर, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चला जाएगा कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन के ऊपर। सो दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो अब देखो आपकी 2+3 हो गया, देखो ये शेप हमने बना के दिखा दी आपको, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ही ज्योमेट्री, लेकिन शेप होगी लीनियर। शेप कैसी होगी बोलो, लीनियर, एक ही लाइन के अंदर आपके दोनों है, तो लीनियर शेप हो गई यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हम अपना एग्जांपल देखते हैं, ICl2 नेगेटिव, ग्रुप नंबर 17 के अंदर आता है ये ICl2 और ये नेगेटिव चार्ज ओवरऑल। ग्रुप 17 की वैलेंस शेल में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। नेगेटिव चार्ज है अब इसके ऊपर, तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सेंट्रल एटम के ऊपर, 7 प्लस में 1 8, एक नेगेटिव चार्ज है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है आयोडीन के चारों तरफ। तो देखो आयोडीन, एक इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया एक Cl के साथ,
एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया सेकंड Cl के साथ, बच गए कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से 2 यूज हुए अभी तक, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे दिखाएंगे अब इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, 2 सिग्मा प्लस 3 2 प्लस 3 5 आ गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो हमें बेंट रूल लगाना होगा। मीन्स बेंट रूल कैसे लगाएं कि जो आपके लोन पेयर हैं उनको कहाँ पे प्रेफर करे लाना, इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर, देखो इस टाइप से। तो हम उनको ले आए और ये हमारा जो नेगेटिव चार्ज ICl2 जो नेगेटिव था वो किसके ऊपर बोलो, नेगेटिव चार्ज आयोडीन के ऊपर, आई के ऊपर आप नेगेटिव लिख सकते हैं, या आप ब्रैकेट लगा के पूरे मॉलिक्यूल के बाहर, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव लिख सकते हैं। तो उसी टाइप से आपकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ही आपकी ज्योमेट्री रही, लेकिन शेप बन गई लीनियर। बोलो कैसी बन गई, लीनियर। अगर आप जो 2 Cl हैं, देखो जो हमने दिखा रखे हैं 2 Cl, अगर आप इन 2 Cl को हटा के देखो, इनको हमें दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे आयोडीन ही लगा देते, बोलो क्या लगा देते, आयोडीन, तो ये I3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर हो जाती। बोलो किसकी स्ट्रक्चर हो जाती, I3 नेगेटिव की। तो इस तरह से हमने sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखे कि कब हमारा आंसर 5 आता है, कब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। 5 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर 5, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर फिर भी 5, 3 बॉन्ड पेयर 2 तो भी 5, 2 प्लस 3 तो भी 5, लेकिन शेप चेंज होती चली जाती है। अगर रेगुलर ज्योमेट्री हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ही शेप रहती है। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो सीसा स्ट्रक्चर, 2 लोन पेयर आ जाए तो टी शेप, 3 लोन पेयर आ जाते हैं तो लीनियर शेप बन जाती है। तो ये हमने देखा sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जहाँ पे आपने बेंट रूल को अप्लाई किया। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे अगले कंपाउंड, अगली हाइब्रिडाइजेशन हमारी आएगी sp3d2। तो इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे SF6 हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ग्रुप नंबर 16 के अंदर आता है आपका सल्फर। 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के चारों तरफ, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाएं तो 6 बॉन्ड हमें बनाने होंगे, क्योंकि फ्लोरीन सेंट्रल एटम के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो मोनोवेलेंट एटम है फ्लोरीन। तो देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 6 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कहलाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, 6 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं, तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। अगर 6 हो आपके तो वो स्ट्रक्चर आपकी ऑक्टाहेड्रल बन जाती है। यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं, ये आप ध्यान रखें। ऑल द पोजिशन आर सेम। आपके यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो इक्विटोरियल पोजीशन और आपकी एक्सियल पोजीशन के बीच में बॉन्ड एंगल का कोई डिफरेंस हो। वो sp3d हाइब्रिडेशन के अंदर था, जहाँ पे आपके जो प्लेन के अंदर 3 बॉन्ड थे वहां पे वो 120 डिग्री के एंगल के ऊपर थे, और अबोदी बिलो 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे क्योंकि 4 प्लेन के अंदर हैं, 1 अबोदी 1 बिलो दी प्लेन जो है वो 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे तो सारे ही 90 हो जाएंगे, इसलिए ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, 6 प्लस 0 6, ये शेप आपकी स्ट्रक्चर बना के दिखा दी। ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कह सकते हैं, स्क्वायर है और 2 पिरामिड है, स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, तो उसी टाइप से शेप भी वही रहेगी क्योंकि कोई लोन पेयर है नहीं। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें PCl6 नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, ये ग्रुप नंबर 15 से रिलेटेड आ गया। पीछे हमने देखा था PCl4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के, तो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा 6। कितने हो गए 6 सेंट्रल एटम के। फास्फोरस के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अब 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, नेबरिंग एटम के साथ बॉन्ड बनाना है। तो एक फास्फोरस है, एक Cl के साथ बॉन्ड, सेकंड Cl के साथ, थर्ड Cl, फोर्थ Cl, 5 और ये 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर है, फास्फोरस के ऊपर है, तो 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड है, सारे के सारे बोलो कैसे बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो 6 लोन पेयर कोई है नहीं अब, तो 6 प्लस 0 6, तो वही बिल्कुल शेप आपकी ज्योमेट्री और शेप वही रहेगी। सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं, ऑल एंगल आर 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका PCl6 नेगेटिव। तो अब अगली पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए भी, जैसे फर्स्ट तो पॉसिबिलिटी आपने देख ही ली 6 प्लस 0। नेक्स्ट हम देखेंगे अब कि अगली पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, आनी चाहिए, बोलो सोचो आप। वो आएगी 5 प्लस 1।
तो उस टाइप के एग्जांपल लेते हैं हम। तो ये हम देखो फिर लिख भी दिया आपके लिए कि in sp3d2 hybridization all position are similar, all angles are of 90 degree, so the lone pair इलेक्ट्रॉन कैन बी एट एनी पोजीशन। अगर अब लोन पेयर आने वाला है हमारे अगले स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए हमने ये बात आपको बताई, वो कहीं पे भी आ सकता है। तो देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं हमारा एग्जांपल ग्रुप नंबर 17 से रिलेटेड, ClF5 देखो हमने लिखा है यहाँ पे। तो 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर क्लोरीन के। तो 7 इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करना है, तो कैसे करें रीअरेंज? सेंट्रल एटम Cl, देखो 1 फ्लोरीन के साथ 1 बॉन्ड, सेकंड फ्लोरीन के साथ सेकंड बॉन्ड, थर्ड फ्लोरीन के साथ एक और बॉन्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हो गए। अब 5 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए वैलेंस शेल के, 2 बच गए। सीधी दीज 2 इलेक्ट्रॉन आर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो आपके टोटल आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो 5 + 1 = 6। तो वही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और आपकी ज्योमेट्री तो वही रहनी है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप कैसी हो जाएगी बताओ? स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि स्क्वायर और एक ही पिरामिड है, एक ही एफ है, तो सो कॉल्ड द स्क्वायर पिरामिड। आप लोन पेयर को ऊपर दिखाएं, नीचे दिखाएं, कहीं पे भी दिखा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले ही बताया ऑल पोजीशन आर सिमिलर, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसको इधर इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेके आए, क्योंकि सभी के बीच में एंगल 90 डिग्री का ही है, इसलिए आपकी शेप वही रहेगी, स्क्वायर पिरामिडल। तो आप चाहे ClF5 की बजाय BrF5 बनाए तो भी वही बात है, आप Cl को हटा दें बीच में से और वहां पे क्या लगा दें? ब्रोमीन, तो आपका BrF5 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसको हमें दोबारा से ड्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट हम जो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे वो होगा हमारा ग्रुप नंबर 18 से रिलेटेड, XeOF4। वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके जीनोन के अंदर, तो 8 इलेक्ट्रॉन को हमें रीअरेंज करना है। तो देखो जीनोन ने क्या किया, 1 बॉन्ड बनाया, 1 फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन यूज हुआ जीनोन का वैलेंस शेल का, थर्ड फोर्थ 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। बोलो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं जीनोन के, सेंट्रल एटम जीनोन के। 2 बच गए, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो उसी टाइप से सेम आपकी स्क्वायर पिरामिडल देखो आपकी शेप बन चुकी है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपकी बन गई, वही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि जो पाई बॉन्ड बनता है उसके अंदर एक सिग्मा एक ही पाई होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा होते हैं। तो 5 सिग्मा हो गए एक लोन पेयर, 5 + 1 6, उसी टाइप से आपका आंसर आ गया। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी देखी आपने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या देखी कि 5 तो बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो जाए बोलो? लोन पेयर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पॉसिबिलिटी, बोलो क्या? 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर बन जाएं। तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं जैसे XeF4, बोलो क्या लेंगे हम? XeF4 ग्रुप नंबर 18 का एग्जांपल है हमारा। एक एग्जांपल आपने देखा था, हम पहले ही ले चुके थे पीछे, वो जिसके अंदर 2 लोन पेयर आ गए थे जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ा रहे थे, तो वहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड बने थे और 2 क्या बने थे? लोन पेयर। याद है आपको? बोलो क्या था वो एग्जाम्पल? सोचो। वो था आपका ClO4 नेगेटिव। आप अभी सोच के बताना ये ठीक है या गलत। तो सबसे पहले हम XeF4 को लेते हैं। तो जीनोन को हमने लिया और वही वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बोलो कहाँ पे यूज हो गए? फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो चुके हैं। अब बच गए बोलो कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर की फॉर्म में आ गए वो। तो बोलो क्या बन गए? 4 तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं, तो 4 + 2 बोलो क्या बन गया? 6। वही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ज्योमेट्री वही रहेगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप कैसी बन गई? स्क्वायर प्लेनर। शेप कैसी बन जाएगी बोलो? स्क्वायर प्लेनर शेप बन जाएगी, अब इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप कहलाएगी ये। क्लियर हो गया? अब हम ये देखते हैं, देखो जो मैंने अभी एक स्ट्रक्चर लिख दी ये देखने के लिए कि वो ठीक है या गलत। ClO4 मान लीजिए नेगेटिव लिख देते हैं हम, ठीक हो गया? तो क्लोरीन, तो ये ग्रुप नंबर 17 का होगा एग्जाम्पल। तो बोलो 17 के आखिर में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होते हैं? 7। तो नेगेटिव चार्ज भी है, तो बोलो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे क्लोरीन की वैलेंस शेल के अंदर? 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे करें अरेंज? बताओ शाबाश।
तो शाबाश, 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे करें अरेंज? Cl, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये 7। एक ऑक्सीजन के ऊपर आता है, देखो नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे किसके ऊपर रहता है? ऑक्सीजन पे, क्लोरीन पे नहीं रहता। ये स्ट्रक्चर बताती है। इट मीन्स हम ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते। देखो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं कि क्या जो हमने लिखा वो ठीक था। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो 7 हमने लिखा और 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आपके यूज हो गए। 7 यूज होने के बाद आपके जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर ही आएगा। अब यहाँ पे तो देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा बचे तो पाई है, और 1 सिग्मा, चार चार ही सिग्मा है, तो यहाँ पे तो हाइब्रिडेशन sp3 बनी। इट मीन्स ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो इट मीन्स सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा था कि आप ध्यान से समझ पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो ClO4 जो नेगेटिव है, ये sp3d2 हाइब्रिडेशन का नहीं है। बोलो हाइब्रिडेशन, बोलो क्या है इसकी? sp3। और स्ट्रक्चर कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी वो आपकी? टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से देखो, आपको समझकर हर चीज को याद करना है। ये नहीं कि जैसे टीचर भी क्लास में आपके साथ ऐसे करते, कोई एग्जांपल दे देंगे आपको पजल करने के लिए, एग्जाम में भी ऐसा होगा। तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इसी टाइप से, जैसे अभी हम आपके सामने कर करके दिखा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से बिल्कुल एग्जैक्ट उसका बिल्कुल सही जवाब लिख पाए। तो ये हुई नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। इसके बाद हम देखते हैं हमारी अगली टाइप की हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल। तो नेक्स्ट हमने लिया जैसे IF7। IF7 ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा? देखो इसमें तो बड़ा सिंपल ही दिख रहा है, ग्रुप नंबर 17 का है ये। सेंट्रल एटम आयोडीन है, 7 बॉन्ड बनाने हैं, तो सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे 7 के 7 बॉन्ड। तो जो 7 के साथ अरेंज करेंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे? बोलो फिर। देखो 5 पेंटागोनल के ऊपर देखो 5 बॉन्ड बन जाएंगे आपके। 1 अबोव द प्लेन, देखो ऐसे। 1 बिलो, क्योंकि पिरामिड आप ध्यान रखिए सिर्फ 2 ही होते हैं। पिरामिड हमेशा कितने होते हैं? सिर्फ 2 ही होते हैं। एक्सियल पोजीशन आपकी 2 ही होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। कि बन गया IF7, जिसके अंदर 2 एक्सियल पोजीशन है। तो एंगल बोलो इसमें कितने के होंगे? देखो ये जो आयोडीन है, ये पेंटागन बना, एक पॉइंट के चारों तरफ आपके 360 का बॉन्ड एंगल होता है। तो 360 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, तो 72 डिग्री। तो 5 जो एंगल्स हैं ये तो आपके बोलो कितने डिग्री के हो जाएंगे? बोलो 72 डिग्री। और जो एक्सियल पोजीशन है वो तो अबोव द प्लेन होता है, बिलो द प्लेन वो 90 डिग्री के होंगे। तो इस टाइप से जो ऊपर अबोधी प्लेन है जो फ्लोरीन, अबोधी प्लेन है जो फ्लोरीन, बोलो ये कितनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? ये जो फ्लोरीन है हर एक Cl के साथ, हर एक Cl के साथ, आपके Cl वाले बॉन्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऊपर से 5 90 डिग्री के होंगे, नीचे वाला भी ऐसे ही पांचों के साथ 90 डिग्री के होंगे। तो 10 जो एंगल है, 10 जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के होंगे, और 5 जो एंगल है वो 72 डिग्री के होंगे IF7 के अंदर। और आपकी ज्योमेट्री कहलाएगी पेंटागोनल बाई पिरामिड। तो क्या बन गई? बोलो पेंटागोनल बाई पिरामिड आपकी बन गई। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम पॉसिबिलिटी। देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी अब क्या बन सकती है इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक बात बता दें कि जो ये स्ट्रक्चर बनती है IF7, क्योंकि इसके अंदर ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकती है जब जो नेबरिंग एटम जो आते हैं, कंबाइनिंग एटम मतलब जो नेबरिंग एटम आते हैं जैसे फ्लोरीन है, उनका साइज छोटा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो, तभी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन चलती है और आपके मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो अभी बताया, 5 बॉन्ड आपके इक्विटोरियल होते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि पेंटागोनल में 5 बॉन्ड आपके इक्विटोरियल और 2 बॉन्ड आपके एक्सियल होंगे। उसके बाद जो 5 एंगल हैं वो आपके 72 डिग्री के हैं, प्लस जो टोटल 10 एंगल हैं, 5 तो ऊपर वाले एक्सियल की वजह से और 5 नीचे वाले एक्सियल बॉन्ड की वजह से, तो जो टोटल 10 एंगल्स है वो 90 डिग्री के होंगे। और लोन पेयर हमेशा वहां पर अपने आप को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे जहां पे रिपल्शन कम मिलती हो उनको। तो रिपल्शन कब मिलेगी? क्योंकि अगर हम लोन पेयर को, जैसे हमने पीछे sp3d में पढ़ा था, वो इक्विटोरियल पोजीशन पे अपने आप को ऑक्युपाई करवाना चाहते थे, क्योंकि वहां पे ऑक्युपाई करके वो लेस रिपल्शन दे रहे थे। यहाँ पे तो क्या होगा, अगर हम जो इक्विटोरियल पोजीशन है आपकी, जो पेंटागोनल वाली पोजीशन है, वहां पे तो 72 डिग्री का एंगल है।
मतलब अगर वहां पे लोन पेयर अगर हम लगा देंगे तो जो नेबरिंग जो आपके बॉन्ड पेयर होंगे उनके साथ वो 72 डिग्री के ऊपर होंगे, दे विल कॉज द मोर रिपल्शन। तो यानी लोन पेयर अपने आप को वहां पे ऑक्यूपाई करना पसंद करते हैं जहां पे रिपल्शन कम मिले। तो इसीलिए ये जो बेंट रूल है थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है यहाँ पे। इट मीन्स मॉडिफाई तो कुछ नहीं, वो बेसिक फैक्ट तो हमारे वही रहे ना कि लोन पेयर वहां पे ऑक्यूपाई करवाएगा अपने आप को जहाँ पे रिपल्शन उसको कम से कम मिलती हो। तो रिपल्शन कम से कम अब कहाँ मिलेगी, जहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है। बॉन्ड एंगल कहाँ पे ज्यादा है, अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन, क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। और जबकि प्लेन के अंदर जितने भी आपकी पोजीशन है हाइब्रिड ऑर्बिटल की वो 72 डिग्री के ऊपर है। इसलिए अब की बार जो लोन पेयर है वो अपने आप को कहाँ पे प्रेफर करेंगे, अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बोलो कहाँ पे, एट द एक्सियल पोजीशन के ऊपर। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे तो वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल हमारा, ये जो हमारे डिफरेंट एग्जाम्पल होंगे इनके अंदर जैसे हम देखें XE F6 को देखते हैं हम। देखो पहले जो और ऊपर पोजीशन दे रखी है पहले उनको भी हम देख सकते थे, XEOF5 नेगेटिव, IOF52 नेगेटिव और XCF6 नेगेटिव एंड सो ऑन। इस टाइप से हम किसी को भी देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ग्रुप नंबर 18 के अंदर, अगर हम यहाँ पे देखें XEF6, तो ये एक्सेप्शनल केसेस भी बनते हैं हमारे यहाँ पे, आप देखेंगे अब कैसे। तो देखो क्या हुआ, एक हमने यहाँ पे लिखा है XEOF5 नेगेटिव, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 के ही है ये। एक हमने इधर लिखा है IOF5, देखो 2 नेगेटिव। ठीक हो गया। तो अब देखो किस तरह से हम इनको रीअरेंज करेंगे। अब तो सबसे पहले हम इधर ये देखो 17 का होगा ये एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे तो आयोडीन है। तो आयोडीन जो है ग्रुप नंबर 17, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं, 7। देखो कैसे हम अरेंज करते हैं अब इसको। देखो एक तो ऑक्सीजन को अरेंज करना है हमें, तो ऑक्सीजन तो देखो 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज हो गए। 5 फ्लोरीन है तो देखो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और ये 5 फ्लोरीन। देखो हमने वैसे ही लिख रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर बाद में क्रिएट करेंगे हाइब्रिडेशन का पता लगाने के बाद। 5 फ्लोरीन हो गए हमारे। तो बोलो टोटल अब तक कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 फ्लोरीन और 2 ऑक्सीजन, इतने तो हो गए यूज। अब क्या करें, देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, एक सिग्मा और एक बोलो क्या है ये पाई। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा हो चुके हैं अभी तक। अब क्या करें, अब जो 2 नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, वो सेंट्रल आपके आयोडीन के ऊपर है। तो देखो हम क्या करेंगे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन थे इसकी वैलेंस शेल के अंदर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आयोडीन के पास 7 प्लस में 2 नेगेटिव चार्ज की वजह से 9। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसकी फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। और जो आयोडीन है सेंट्रल एटम उसके ऊपर क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया। तो ये हमने टोटल बना दिया। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं एग्जैक्ट। तो स्ट्रक्चर एग्जैक्ट कैसे बनेगी, देखो एक आयोडीन होगा, 5 जो आपके एटम होंगे आपके, एक फ्लोरीन, देखो सेकंड फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये ऑक्सीजन। ठीक हो गया। तो ये तो हमने कैसे बना दिया आपके, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ बोलो क्या, पेंटागन की फॉर्म में। लेकिन बात फिर से वही आ जाती है कि जो आपके ऑक्सीजन है वो वहां पे जाना पसंद करेगा जहां पे उसी टाइप से हमारा रिपल्सिव फैक्टर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5th फ्लोरीन को शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 72 डिग्री का एंगल है। उसके बाद यहाँ पे बोलो, उसके बाद क्या बच गया बोलो, एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये फ्लोरीन से। और एक आपका क्या दिखाएंगे बोलो यहाँ पे, ये लोन पेयर। और आयोडीन के ऊपर बोलो कितना चार्ज होगा, 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई, बोलो क्या, IOF5 2 नेगेटिव। तो पेंटागोनल हो गया। और बाई पिरामिड अब इसको कहेंगे नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अब रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, क्लोन पेयर आ गया। तो अब देखें क्या हमारा आंसर बना, हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगी हमारी। देखो
क्या रहेगी? देखो सिग्मा बॉन्ड तो कितने हो गए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, और मल्टीपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 5 6 सिग्मा हो गए और 1 लोन पेयर, तो 7sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो ज्योमेट्री, लेकिन शेप कैसी होगी? शेप कहलाएगी अब डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। शेप कैसी कहलाएगी बोलो? यहाँ पे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हमारी शेप बन जाती है। यहाँ पे इस शेप का नाम होगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप की शेप। तो अगर हम बिल्कुल इसी टाइप की शेप औरों की बनाना चाहें तो देखो, जैसे XCF6 की बनानी है तो XCF6 की बिल्कुल ऐसे ही बनेगी शेप। देखो हम वहां पे देखो क्या चेंज करने वाले, सिर्फ उन्हीं चीजों को देखो मैं हटा देता हूं ताकि हमारा आप अच्छे से देखो समझ पाए। देखो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे ग्रुप नंबर 18 के अंदर जीनोन है, और जो जीनोन है वहां पे 6 हमें फ्लोरीन दिखानी है। 6 क्या दिखानी बोलो? फ्लोरीन दिखानी। देखो हमने कितनी फ्लोरीन दिखा दी, 1 2 3 4 5। देखो अगर हम यहाँ पे बीच में जीनोन लिख दें, क्या लिख देंगे बोलो? जीनोन। जीनोन हमने बीच में लिख दिया, क्लियर हो गया? बोलो क्या लिख दिया है हमने यहाँ पे बीच में? जीनोन। और जीनोन लिखने के बाद हमने ये दिखाया यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक हो गया? देखो ये बन गया हमारे 6 फ्लोरीन। एक लोन पेयर भी बच जाएगा क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर ग्रुप 18 में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लोरीन सिर्फ कितने थे बोलो? 6। फ्लोरीन कितने थे बोलो आपके? 6। तो इसलिए आपकी जो ज्योमेट्री है यहाँ पे वो तो क्या रहेगी? उसी टाइप से पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखो मैं यहाँ पे अलग से बना के दिखा देता हूँ। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, ये 5 फ्लोरीन और ये 6 फ्लोरीन देखो हमने बना दिए। तो ऐसा लगता है जैसे ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन चुकी है। कैसा लगता है? जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन चुकी है। ठीक हो गया? लेकिन 6 बॉन्ड बनाने के बाद, 6 इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद जिनोन के पास बच गया एक लोन पेयर। देखो ये तो मीन्स ऐसा लगता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी पहले और अब वो थोड़ी डिस्टोर्ट हो गई है। बोलो क्या हो गई? बोलो डिस्टोर्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। सो कॉल्ड शेप हियर इज द डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं उसे? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कह देते हैं। क्लियर हो गया? और लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 6 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो 6 + 1 बोलो क्या होता है? 7। तो वही sp3d3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। क्लियर हो गया ना? तो इस टाइप से ये हमने देखा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और ये उनके डिफरेंट एग्जाम्पल। तो कोई भी जब कंपाउंड आ जाता है तो आप ध्यान से धीरे धीरे ही आप उस चीज को सीखें और अकॉर्डिंगली आप उनकी स्ट्रक्चर ड्रा करते रहें, तो आपकी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बिल्कुल ठीक ही बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बोलो और हमारी क्या हो सकती है sp3d3 के अंदर? ये हमारा एग्जांपल है XeF5 नेगेटिव। बोलो क्या आ जाएगा? XeF5 नेगेटिव। इसमें देखो जो जीनोन है ये ग्रुप नंबर 18 का ही है। देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर 18। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर? वही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो जीनोन है उसके चारों तरफ बोलो कौन आ गए? 5। तो देखो फ्लोरीन आ गए, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, देखो 4 फ्लोरीन, हम वैसे ड्रा करें 5 फ्लोरीन आ गए आपके। तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 5। लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, तो बोलो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके अंदर? 8 प्लस में 1 इज इक्वल टू बोलो कितने? 9 इलेक्ट्रॉन्स। जो सेंट्रल जीनोन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? बोलो 9। तो 8 + 1 9, तो 5 इलेक्ट्रॉन ही अभी तक यूज हुए हैं। बच गए बोलो कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। दे आर इन द फॉर्म ऑफ बोलो क्या? लोन पेयर। देखो हमने लोन पेयर की फॉर्म में इनको दिखा दिया। इसकी फॉर्म में दिखा दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो टोटल 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। 5 + 2 क्या आ गया? देखो 7। देखो ये आ गया हमारा 5 + 2 7। तो 7 आ जाए तो वही आपकी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इस टाइप से आपकी पेंटागोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री होगी। लेकिन शेप कैसी हो जाएगी? पेंटागोनल प्लेनर। अब इनको हमें रीअरेंज करना है। हमें इनको क्या करना है? रीअरेंज। लोन पेयर को उन पोजीशन के ऊपर पहुंचाना है जहां पे रिपल्शन कम मिलती हो। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लोन पेयर वहां पे जाएंगे जहां पे रिपल्शन कम हो, और जो एक्सियल पोजीशन होती है पेंटागोनल बाइपिरामिड के अंदर वहां पे बॉन्ड एंगल कितने का होता है? बोलो 90 डिग्री का। वहां पे रिपल्शन कम मिलेगी। तो आप ये जो बनी हुई स्ट्रक्चर को देखो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने बना रखी है। आपके फ्लोरीन एटम, क्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो तो कहाँ पे आ गए? आपके आपके इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर जो परसेंटेज जो एस करेक्टर होता है उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर वो कम होता है, इसलिए वो वहां पे आ जाएंगे।
क्योंकि वो कम रिपल्शन क्रिएट करेंगे, और लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, तो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आगे। और फ्लोरीन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल 72 डिग्री के ऊपर है। ये सारे के सारे एंगल बोलो कितने के हैं, ये तो है 72 डिग्री के आपस में, ठीक है। और लोन पेयर कितने पे प्रेजेंट अब और बिलो दी प्लेन, ये 90 डिग्री के ऊपर है। तो ये पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन गई। बोलो कैसी बन जाएगी पेंटागोनल प्लेनर। तो पहले जब आप स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाते हैं, कंपाउंड का फार्मूला दे रखा होता है, तो सबसे पहले आप ऐसे रफ ड्रा करते हैं जैसे आपको करके हम दिखा रहे होते हैं। उसके बाद उनको रीअरेंज करते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग कि किसकी पोजीशन प्रॉपर क्या है, और वही आपकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये आपने देखा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ा, वेंट रूल पढ़ा, उसके बारे में आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर परसेंटेज एस करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल का घट जाए तो क्या होगा। आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि जैसे जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मोर द परसेंटेज एस करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अब एस करेक्टर कम हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, कम। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ, उस सेंट्रल एटम के बोलो क्या है, चारों तरफ अगर परसेंटेज एस करेक्टर अगर कम है या ज्यादा है, एस करेक्टर कम है या ज्यादा है, परसेंटेज एस करेक्टर कम होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम होना, ठीक है ना। तो मीन्स हम क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अराउंड द सेंट्रल एटम कितनी है। तो बॉन्ड एंगल डिपेंड अपॉन द बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम। तो परसेंटेज एस करेक्टर घट गया, परसेंटेज एस करेक्टर क्या लिख रखा है, अगर घट जाए तो क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, और क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इसलिए पहली ऑप्शन हमारी क्या है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, जैसे ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो परसेंटेज एस करेक्टर पे डिपेंड करती है, तो परसेंटेज एस करेक्टर आपका कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और परसेंटेज एस करेक्टर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जो सेंट्रल एटम है, देखो कोई भी जो सेंट्रल एटम है, हम देखो आपको ये कई बार हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे एक साइड में मान लीजिए हमारे एफ प्रेजेंट है, एक साइड में सीएल प्रेजेंट है, तो आपको ये बताया गया था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आना पसंद करता है जहां पे जो परसेंटेज एस करेक्टर कम हो। तो उतना ही परसेंटेज एस करेक्टर, वैसे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन वाली जो एसपी है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, तो दोनों के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कितना होना चाहिए, बोलो 50-50% होना चाहिए था इधर। लेकिन कब, जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता, दोनों साइड में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम होते। लेकिन फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रेफर करते हैं जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर कम हो, तो ये 50% से कम हो जाएगा। इसके अंदर एस करेक्टर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इधर जिधर फ्लोरीन है तो उतना ही उधर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे इस बॉन्ड के अंदर जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो बोलो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर अगर ज्यादा हो गया है, देखो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये सीएल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सीएल को क्या करेगा, बोलो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मोर परसेंटेज एस करेक्टर होने की वजह से। तो बी सीएल बॉन्ड छोटा हो जाएगा, और ये परसेंटेज एस करेक्टर कम है तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो आपके एफ बी एफ बॉन्ड आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने डिपेंड करता है। तो आपके परसेंटेज एस करेक्टर जहाँ पे कम होता है, देखो ये रहा परसेंटेज एस करेक्टर, बोलो यहाँ पे क्या हो गया था, कम हो गया था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आने की वजह से। तो यहाँ पे ये तो बता नहीं रखा हमारे क्वेश्चन में कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, लेकिन डायरेक्ट बता दिया कि परसेंटेज एस करेक्टर अगर कम होता है तो देखो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, लंबी हो गई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो जाती है, इंक्रीज। वही हमने लिखा परसेंटेज एस करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। तो इट मींस ये ऑप्शन भी हमारी करेक्ट है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए, अगर बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो गई थी, ये यहाँ पे इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो गई थी यहाँ पे इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाती है तो बॉन्ड वीक हो जाता है, लंबा बॉन्ड वीक होता है, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जानी चाहिए, बोलो डिक्रीज। तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो अगली ऑप्शन देखिए वहां पे लिख रखा है बॉन्ड लेंथ भी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो ऑप्शन हमारी गलत है, वो ऑप्शन हमारी बोलो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि जैसे अभी हमने आपको समझा ही दिया। उसके बाद साइज ऑफ दी ऑर्बिटल, साइज ऑफ दी ऑर्बिटल ये आप जानते हैं कि एस इज लेस देन एसपी, क्योंकि उसके अंदर दो मिक्सअप हो गए, देन sp2 देन sp3, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाता है इस टाइप से। नेक्स्ट एक सिंपल सा हमारा टॉपिक है लास्ट में कि प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन किन किन चीजों को अफेक्ट करता है, तो ब्रीफली हम देख लेते हैं।
वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी अफेक्ट कर देता है। क्या आप जानते हैं मोर द परसेंटेज एस करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द परसेंटेज एस करेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अलग अलग जो हाइब्रिडाइजेशन होती है किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी के अंदर sp, किसी के अंदर sp2, तो उस बेसिस के ऊपर जो हर एक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो आपका डिफरेंट होता है। वो आपके डिफरेंट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको समझा चुके हैं। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो कोई कंपाउंड है आपके सामने दे दिया, जैसे ये हमने इथेन ले लिया, आपका 2 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। सेकंड हमने इथीन ले लिया, फिर हमने इथाइन ले लिया आपका। तो अब हम इनके अंदर देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की निकाले तो फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो अगर आप इस इथेन के किसी भी कार्बन को ऊपर देखें तो इस कार्बन के देखो ये सिग्मा 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 और ये सिग्मा, 4 सिग्मा है। ऐसे दूसरे के अंदर तो 4 सिग्मा लोन पेयर कोई है नहीं, तो बोलो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp3। दोनों ही कार्बन के पास ऐसा ही होगा। सेकंड में भी अगर आप देखें तो देखो आपके ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और फोर्थ वन ये बीच वाला ही है, तो sp3 हाइब्रिडेशन होगी। नेक्स्ट में देखें आप इसके अंदर तो देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 सिग्मा और 1 पाई है, तो 3 ही सिग्मा है, तो आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट अगर आप एल्काइन के अंदर देखते हैं तो एक ही सिग्मा है, यहाँ पे ये 1 सिग्मा है, मल्टीपल बॉन्ड में 2, तो आपके पाई है। तो 2 ही सिग्मा हो तो क्या हो जाता है 2 + 0 2 sp हाइब्रिडाइजेशन। तो परसेंटेज एस करेक्टर आप कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपके sp3 में एक ही s है तो 1/4 इंटू 125% एस करेक्टर। नेक्स्ट में sp2 में एक ही s है, टोटल तो 3 है, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 133% एस करेक्टर। और लास्ट वाले में sp में एक s है एक p है, तो 1 s है, टोटल 2 थे आपके, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 50% एस करेक्टर हो गया। और जो परसेंटेज एस करेक्टर के बेसिस के ऊपर ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि मोर द परसेंटेज एस करेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कौन सा कार्बन है ऐसा एल्केन एल्कीन और एल्काइन वाला जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, तो बोलो सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बताओ, अमंग द एल्केन एल्कीन और एल्काइन कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बोलो कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन देखो ये हमने ऑर्डर लेस लिखना है, लेस होगा, और ये डबल बॉन्ड वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। उसी टाइप से तो ये फर्स्ट फैक्टर था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सेकंड फैक्टर हमारा और जो प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है बॉन्ड लेंथ, ऐसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ऐसे बॉन्ड एंगल है, एसिडिटी है, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा अफेक्टेड रहती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद आगे कि जो ऑर्डर था कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का, अब वो बॉन्ड लेंथ कैसे इफेक्ट होगी, ये तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ली अब तक। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, अब यहाँ पे कि आपने ये देखा कि जो आपके क्या नाम है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो बड़ा बॉन्ड होगा, ये कैसा होगा बोलो, बड़ा लंबा बॉन्ड होगा। दो बॉन्ड बन गए कार्बन कार्बन के बीच तो मोर अट्रैक्शन हो जाएगी दोनों कार्बन के बीच में, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड है तो और ज्यादा अट्रैक्शन होगी दो एटम के बीच में, तो बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, वो लॉन्गर होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड छोटा हो जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। और ये कैसे हाइब्रिडेशन के बेसिस के ऊपर देखें कि जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है तो जो ये एल्काइन वाला जो कार्बन था इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर बोलो कितना था, 50%। देखो इसके अंदर भी कितना था बोलो, 50% एस। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके 50% एस है, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा ये कार्बन कार्बन के बीच में अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पे जो दो कार्बन थे इनके बीच में बोलो क्या है, 33% एस, दूसरे के अंदर भी 33% एस। तो एस करेक्टर कम है तो इन दोनों कार्बन के बीच अट्रैक्शन कम है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पे एल्केन वाले जो कार्बन है इनके अंदर तो सिर्फ 25% ही एस था दोनों के अंदर, तो इसलिए अट्रैक्शन और भी कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाएगी। तो परसेंटेज एस करेक्टर के ऊपर आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जो बॉन्ड जितना लंबा होता है उतना वीक होता है, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी डायरेक्ट हो गया। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड देन द सिंगल बॉन्ड। अब बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी होगी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, देन डबल, देन द ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एसिडिटी के भी बन सकते हैं। देखो कैसे, हमने ये देखा कि
किसके अंदर एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? आपने देखा एल्काइन वाला जो आपका कार्बन है ना, उसके अंदर 50% एस कैरेक्टर, इतना ज्यादा एस कैरेक्टर है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव, के कार्बन के साथ जो एच अटैच है, ये वहां से उसके इलेक्ट्रॉन भी देखो इस टाइप से छीन सकता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और एच पॉजिटिव को ये लॉस कर सकता है। एच पॉजिटिव कैन बी लॉस्ट इजीली, क्योंकि उसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर है। तो जो कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसके अंदर, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन इजिली abstract द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द CH बॉन्ड, और more easily it can lose the H atom as the H positive and more will be the acidity। तो आपके इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन दिख रहा है? इसलिए एल्काइन, देन द एल्कीन, देन द एल्केन्स। तो ये था एसिडिटी के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू लूज द H atom as H positive and is एल्काइन ग्रेटर देन एल्कीन ग्रेटर देन एल्केन्स हो जाएगी। तो एसिडिटी ऑर्डर क्या हो गया? एल्काइंस आर मोर एसिडिक देन एल्कीन्स देन एल्केन्स। वैसे एसिडिक होते सिर्फ एल्काइन ही हैं, एल्कीन और एल्केन्स एसिडिक नहीं होते, लेकिन हमें इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर लिखना था तो हमें ऐसा लिखना पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल बोलो किस में है? क्योंकि इसमें 50% एस करेक्टर है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो बॉन्ड एंगल बोलो कितने का होगा? बोलो यहाँ पे 180 डिग्री का होगा। बोलो कितने का होगा? बोलो यहाँ पे 180 डिग्री का देखो बॉन्ड एंगल होता है आपके एल्काइंस के अंदर। यहाँ पे दैट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है बोलो कितने का है? ये 120 डिग्री। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो बोलो कितने का है? 109.5 डिग्री एल्केन के अंदर। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या हुआ? एल्काइन ग्रेटर देन एल्कीन ग्रेटर देन एल्केन्स। सो थैंक यू। आपने डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीखी। डिफरेंट एग्जांपल आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं, कंपाउंडों के नाम दिए जाते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको उनकी हाइब्रिडाइजेशन को निकालना होता है, उनकी स्ट्रक्चर को ड्रा करना होता है। तो आपकी ये आपने प्रैक्टिस की, ऐसे आप अपने और भी प्रैक्टिस अच्छे से करें। थैंक यू।